क्रीप देखा था, नेक्स्ट हेडिंग तो फटीग। फटीग एंड एंड्योरेंस लिमिट। फटीग लोडिंग मतलब दैट सिंपल रिवर्सल ऑफ लोडिंग। जैसे सिंपल एग्जांपल एक मान लो आप थिन वायर है आपके पास, पतला सा वायर, विजुलाइज करो दिमाग में। तो एक मान लो आपका थिन वायर है, उसको थिन वायर को क्या करते हो आप, ऐसे खींचो। एक पतला सा दिमाग में विजुलाइज करो, एक पतला सा थिन वायर है, उसको विजुलाइज करो, स्टील का मान लो है, उसको आप ऐसे खींचो। जब आप उसको ऐसे खींचते हो तो आपको ज़्यादा लोड देना पड़ता है, तब टूटता है। लेकिन वही वायर को आप ऐसे बेंड करते हो, तो आपने एक बार ऐसे बेंड किया, हॉगिंग शेप हो गया, फिर ऐसे बेंड किया, सैगिंग शेप हो गया, फिर ऐसे बेंड किया, हॉगिंग हो गया। तो जब आपने ऐसे बेंड किया, हॉगिंग शेप है, तो टॉप फाइबर में क्या है, टेंशन। जब आपने ऐसे बेंड किया तो क्या हो गया, सैगिंग शेप हो गया, टॉप फाइबर में क्या, कंप्रेशन है। तो जब वायर को आप ऐसे बार बार मोड़ते हो तो जल्दी टूट जाता है। तो वही फटीग लोडिंग सेम दैट, जब आपने वायर को ऐसे खींचा सिंपल, तो क्या हो रहा है, हर फाइबर पे दैट टेंशन हो रहा है। लेकिन जब उसको बेंड कर रहे हो आप ऐसे, बेंड कर रहे हो तो वही टॉप फाइबर पे एक बार टेंशन आ रहा है, कंप्रेशन टेंशन कंप्रेशन टेंशन का लगातार चेंज हो रहा है। तो जब ऐसे मोड़ते हैं जल्दी टूट जाता है, इसीलिए वो डेंजरस है। तो फटीग लोडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है कि जैसे जितने भी हम तो सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टैटिक लोडिंग की, लेकिन जितने मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जितनी मशीनरी वगैरह होती है, उसमें 80 से 90% फेलियर जो है वर्ल्ड वाइड, वो आपके फटीग की वजह से ही होता है। अब लेकिन हम यहाँ पे बिल्डिंग का बीम का, ब्रिज का स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का बात करेंगे, बीम ब्रिज का बात करेंगे, तो यहाँ पे सब स्टैटिक लोडिंग की बात करते हैं। पर तब भी थोड़ा बहुत आपका स्टील वगैरह में यूज होगा, रोटेशन वगैरह, तो वहाँ पे जरूरत पड़ेगा रिवर्सल ऑफ लोडिंग का, इसे थोड़ा बहुत देख रहा है। तो यह सिंपल एग्जांपल है, फोर्स जो है, फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब इसमें मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो या डायरेक्शन चेंज कर दो फोर्स का, या दोनों चेंज कर दो, तो लोड क्या है, स्टैटिक से वेरिएबल हो रहा है। तो जब लोड स्टैटिक से वेरिएबल हो रहा है तो उसको डिजाइनिंग भी अलग करना पड़ेगा। वायर को जब आपने ऐसे खींचा तो ज्यादा लोड देना पड़ा, जब वायर को आपने ऐसे मोड़ा, बेंड किया, तो जल्दी टूट गया। तो जल्दी टूट गया, कम लोड पे टूट गया, इसीलिए डेंजरस है, इसलिए इसको हमको पढ़ना पड़ रहा है। इसलिए जहां वो उसमें क्या हुआ, जब आपने बेंड किया, सैगिंग हॉगिंग बार बार कर बेंड कर रहे हो, वायर को विजुलाइज करो दिमाग में, बेंड कर रहे हो, तो वही फाइबर कभी टेंशन कंप्रेस लगातार चेंज हो रहा है, रिवर्सल ऑफ लोडिंग है। तो मेनली आपका दैट इज ड्यू टू द रिवर्सल ऑफ लोडिंग। लोड रिवर्स कर रहा है, लगातार चेंज कर रहा है, वही फाइबर में टेंशन कंप्रेशन, 10 +10 -10 +6 -6, इस तरह से। तो अब जैसे सिंपल एग्जांपल, स्ट्रेस चेंज कर रहे हो आप, 10 +10 से +6 कर दिया, या -4 से -2 कर दिया, या +4 से -4 कर दिया, सब ये वेरिएबल लोडिंग है। लेकिन जो +4 से -4, जस्ट एग्जांपल +4 से -4 हो रहा है, ये है रिवर्सल ऑफ लोडिंग। अब ऐसे जो लोग स्टडी करते हैं सबका, इसमें कई चीजें आती हैं, सोडरबर्ग क्राइटेरिया, गुडमैन बहुत से बनता है, लेकिन वो सब नहीं पढ़ना हमको। स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, स्ट्रेस मीन स्ट्रेस आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बस सिंपल से एक पार्ट देख रहे हैं जो हमारा जितना स्टील में जरूरत है, जो जितना जरूरत है उतनी बात करते हैं। तो यहाँ पर रिवर्सल ऑफ लोडिंग मतलब सिंपल, जैसे एक स्टैटिक लोड था, ये स्टील का ब्लॉक था, इस पर स्टैटिक लोड लगाया था आपने, या वायर जो कि वायर की बात कर रहे हैं, तो वायर पे क्या, वायर को आपने ऐसे खींचा, तो क्या हर फाइबर में टेंशन है, एक स्टैटिक लोडिंग है। तो इसको हम डिजाइन कर रहे हैं यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब माइल्ड स्टील, जैसे मान लो बात कर रहे हैं, मान लो स्टील का ब्लॉक है, तो माइल्ड स्टील के लिए यील्ड स्ट्रेंथ कितना था, सिग्मा वाई 250 मेगापास्कल। तो यानी जब भी हम इसको डिजाइन कर रहे हैं 250 से डिजाइन कर रहे हैं, अभी आगे फैक्टर सेफ्टी वगैरह भी आएगा जब से स्टैटिक लोडिंग बात कर रहे हैं। लेकिन यहीं पे लोड अगर आपका वेरिएबल हो जाए, लोड लगातार चाहिए, वो वायर को आपने ऐसे बेंड किया, एक बार ऐसे बेंड किया, एक बार ऐसे बेंड किया, सैगिंग होंगे, बार बार चेंज कर रहे हो, तो वेरिएबल लोडिंग कर दिया। तो लोड अगर आपका वेरिएबल है, लोड को आपने वेरिएबल कर दिया, तो उस केस में हम ये यील्ड स्ट्रेंथ डिजाइन नहीं कर रहे। ये कहां से निकाला था, अभी माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर बनाया था, वहां से फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे क्या किया, इसको निकालने के लिए हमने यूटीएम मशीन पे टेस्ट किया था, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे। अब वहीं पे स्टील पे जब वेरिएबल लोडिंग है, तो इसको हम डिजाइन कर रहे हैं इंड्योरेंस लिमिट से। वहां पे यील्ड स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इंड्योरेंस लिमिट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंड्योरेंस लिमिट से डिजाइन कर रहे हैं। लोडिंग अगर आपका वेरिएबल है, फटीग लिमिट लोडिंग है उस केस में, मतलब लगातार लोड चेंज हो रहा है उस केस में, तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर एसएन कर्व बनाते हैं। एसएन कर्व का मतलब है स्ट्रेस, दैट स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन।
नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बिफोर फेल्योर डायग्राम, बिफोर फेल्योर डायग्राम। अब इस सब का जरूरत नहीं है, बिकॉज जो लोग मशीनरी वगैरह पढ़ते हैं उन सबको जरूरत पड़ता है, हमें जरूरत नहीं है। हम यहाँ सिंपल स्टैटिक लोडिंग की बात करते हैं, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए कैसे। तो वहां पर एस एन कर्व ड्रॉ करते हैं, वहां से इंड्योरेंस लिमिट का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील के लिए जो इंड्योरेंस लिमिट का वैल्यू है दैट अराउंड 183 मेगापास्कल, ये हमने एस एन कर्व से फाइंड आउट किया। कई बुक में 181 भी लिखा है, 183 लमसम या वो बात एक ही 183 181। वही एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के लिए दैट इंड्योरेंस लिमिट का वैल्यू अराउंड 131 मेगापास्कल। तो ये सब हमने क्या है कि एस एन कर्व ड्रॉ किए, वहां से फाइंड आउट किए। मेन जिस्ट क्या है कि लोडिंग स्टैटिक है तो वो यील्ड स्ट्रेंथ से डिजाइन हो रहा है, लोडिंग वेरिएबल है उस केस में रिवर्सल ऑफ लोडिंग है, वहां पर हम दैट फटीग लिमिट से डिजाइन कर रहे हैं, इंड्योरेंस लिमिट से डिजाइन कर रहे हैं। तो वायर उसका एग्जाम्पल सिंपल, वायर को आप ऐसे खींच रहे हो, एक पतला सा वायर लो, हमने किया कई बार बचपन में, वायर को ऐसे खींचते हैं तो ज्यादा लोड देना पड़ता है, वो वायर को हम ऐसे बेंड करते हैं जल्दी टूट जाता है, तो वो जल्दी टूट गया वायर ऐसे बेंड करना, इसीलिए सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है हमको, क्यों डेंजरस है, कम लोड पे फेलियर हो रहा है। तो वो क्या हो, जब आपने वायर को ऐसे बेंड किया तो हॉगिंग शेप हुआ, तो टॉप फाइबर में क्या हुआ, टेंशन, वायर को ऐसे बेंड किया सही शेप हुआ, टॉप फाइबर में कंप्रेशन, तो सॉरी आपने ऐसे बेंड किया टॉप फाइबर में वही कंप्रेशन, तो फाइबर पे टेंशन कंप्रेशन लगातार चेंज हो रहा है, तो इसलिए कम पे फेल कर गया, और कम पे फेल कर गया तो उसके लिए अलग से लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए जब लोड आपका +4 से +2 हो, जस्ट एग्जाम्पल, स्ट्रेस आपका +4 से +2 हो, या -4 से -6 हो, या +4 से -4 हो, ये सब आपकी वेरिएबल लोडिंग है। लेकिन जो +4 से -4 है ये रिवर्सल ऑफ लोडिंग, सबसे ज्यादा डेंजरस है रिवर्सल ऑफ लोडिंग। बाकी कोई भी लोड है +4 से +2 हो रहा है वो भी वेरिएबल लोडिंग है। तो जहां पे वेरिएबल लोडिंग है वहां पे हम फटीग लिमिट से इंड्योरेंस लिमिट से डिजाइन कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल लिया दैट लोड स्टैटिक है तो इसके लिए यील्ड स्ट्रेंथ डिजाइन कर दिया, यूटी मशीन में टेस्ट किया, वहां से फाइंड आउट कर लिया। ये स्टील का ब्लॉक था, वेरिएबल लोडिंग है तो इसके लिए अलग से इंड्योरेंस लिमिट से डिजाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया, ऐसे कर्व ड्रॉ होता है, स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बिफोर फेल्योर डायग्राम। अब ये सब नहीं पढ़ना, हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये जब टेस्ट किया तो यहाँ से माइल्ड स्टील की वैल्यू इतना बना है, एल्यूमिनियम के लिए इतना वैल्यू, तो लोडिंग जहाँ वेरिएबल है वहां फाइंड आउट कर। एक सिंपल एग्जांपल, माइल्ड स्टील का आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया था यूटीएम मशीन पे, वहां पे क्या हुआ, पहले यील्डिंग वाला पार्ट मिला फिर फ्रैक्चर आया। लेकिन उसी स्टील के ऊपर अगर आप रिवर्सल ऑफ लोडिंग कर दो, लगातार चेंज करो, तो आप उसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो अब कोई यील्डिंग वाला पार्ट नहीं, सडन फ्रैक्चर बनता है जैसे ब्रिटल मटेरियल में आता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रिटल फ्रैक्चर इन डक्टाइल मटेरियल ड्यू टू वेरिएबल लोडिंग। तो ये पूछता है कई बार, मेनली स्टील में यूज होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ब्रिटल फ्रैक्चर इन डक्टाइल मटेरियल, मतलब क्या है कि उसी डक्टाइल मटेरियल में आपने जब वेरिएबल लोडिंग लगाई तो वो बिल्कुल वैसे फेल कर रहा है जैसे ब्रिटल का फ्रैक्चर था, कोई यील्डिंग फिनोमेना नहीं, सडन फ्रैक्चर आ रहा है, जैसे कास्ट आयरन का डायग्राम बना था, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल फ्रैक्चर इन डक्टाइल मटेरियल ड्यू टू दिस वेरिएबल लोडिंग। तो वेरिएबल लोडिंग अगर होगा तो बिल्कुल स्टील वही बिल्कुल ब्रिटल की तरह फ्रैक्चर करेगा जैसे कास्ट आयरन कर रहा था। तो इसलिए जहां वेरिएबल लोडिंग है वहां पर हम दैट एंड्योरेंस लिमिट से डिजाइन कर देंगे, जहां स्टैटिक लोडिंग है वहां पे हम दैट यील्ड स्ट्रेंथ डिजाइन कर रहे हैं। तो ये सब का यूज आपको मेनली स्टील में दिखाई देगा सब्जेक्ट में, तो वहां पढ़ना है डिटेल में, तो इसलिए थोड़ा सा पार्ट देखा, जिससे कि वहां पे आपको जरूरत नहीं थी हमको पढ़ने का, लेकिन तभी थोड़ा सा पार्ट देखा जिससे कि आपको थोड़ा हेल्प रहेगा स्टील में कैसे आ रहा है। नोट कर लो इसको। वन 1.9 लिख देना इसके आगे, जो बोला है सब 1.9 में लिखा है।
रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टडिंग द इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड मतलब जैसे हमने वहां पढ़ा था टफनेस में, ये मान लो स्टील का ब्लॉक है, ये हैमर से आप स्ट्राइक कर रहे हो, तो एक बहुत लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ लोड है फॉर अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड द इम्पैक्ट लोड। इतना हाइट से इम्पैक्ट कर दिया, तो ये एक बहुत स्मॉल टाइम तक लगा हुआ है, दैट वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ लोड, दैट इज इम्पैक्ट लोड। तो उसका स्टडी देख रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक दिया है, स्टील का ब्लॉक, एल्युमिनियम, कॉपर, कुछ भी हो सकता है। तो इसका लेंथ L है, एरिया क्रॉस सेक्शन जो है दैट A। तो टॉप से देखोगे तो एरिया दिखाई देगा, ये फ्रंट से आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इसमें मान लो ये वेट है mg का, तो P वेट मान लो आपका m इंटू जी, तो इसका मान लो इतनी हाइट से इम्पैक्ट कर रहा है, ऐसे हाइट से। अब ये सब जो है दैट डिफॉर्मेबल बॉडी है, जैसे मतलब स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग भी आप इतने हाइट से थ्रो करो, स्प्रिंग क्या हो, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये कोई रिजिड बॉडी तो है नहीं कि यहाँ पे mg इज इक्वल टू 1/2 mv² यूज कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो है नहीं, ये सब डिफॉर्मेबल बॉडी है। जब रिजिड बॉडी होता है तो क्या होता है, mg हाइट से गिरा, लॉस ऑफ क्या, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh इक्वल टू 1/2 mv², या फ्रिक्शन वगैरह लॉस हो, उस सबको यूज करते हैं, वहाँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो रिजिड बॉडी के लिए। लेकिन अब क्या, ये डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो क्या होगा जब ये इतनी हाइट से गिरेगा, जैसे स्प्रिंग होता है, क्या होता है, स्प्रिंग कंप्रेस करके, तो ये भी स्प्रिंग की तरह से ये डिफॉर्म हो रहा है, तो ये मान लो डिफॉर्म हुआ है ऐसे कुछ, तो ये जो है दैट इज डेल्टा मैक्स। तो ये इतना हाइट से गिरेगा तो क्या हुआ, ये डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म मतलब इसमें स्ट्रेन आया, स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी, तो जितना भी लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इसके अंदर स्टोर्ड हो गया स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में। तो वहां जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते थे, वहां पे क्या था, रिजिड बॉडी था, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी mgh इक्वल टू 1/2 mv², अगर वो फ्रिक्शन वगैरह की बात ना करें तो। लेकिन यहाँ डिफॉर्मेबल बॉडी है, तो जब इतनी हाइट से इम्पैक्ट होगा तो इसमें डिफॉर्म हो जाएगा, इसके अंदर स्ट्रेन आ जाएगा, स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल टू स्टोर्ड एज अ स्ट्रेन एनर्जी, तो वो यूज कर ले रहा है। सो लॉस जो भी लॉसेस हो रहा है, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जितना भी लॉसेस हो रहा है दैट इक्वल टू स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी, जितना भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो सबका सब स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। तो कितना लॉस हुआ यहाँ तक, mgh, तो ये डेल्टा मैक्स और आ गया, सो mgh प्लस डेल्टा मैक्स इक्वल टू स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी मैंने निकाला था, रेजिलियंस पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, σ²/2 इंटू वॉल्यूम, फॉर्मूला याद होना चाहिए, सुपरपोजिशन थ्योरम में भी यूज किया था, वही सब याद, सब फॉर्मूले टिप पे होने चाहिए। σ², सिग्मा मैक्स स्क्वायर बाई 2e इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, a इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो जरा, इसको कैसे लिख सकते हैं, AL डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, PL/A, तो डेल्टा क्या होता है, PL/A, इसको क्या लिख सकते हो, PY, ये क्या हो गया, सिग्मा/E इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा/E इंटू एल, तो ये P हो गया H प्लस, तो ये सिग्मा/E इंटू एल इक्वल टू, ये कितना है, AL/2E सिग्मा मैक्स स्क्वायर। अब इसको जरा हम सॉल्व करेंगे, दैट इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, कैसे देखो लिखें, थोड़ा सॉल्व करें इसको, तो AL/2E सिग्मा मैक्स स्क्वायर प्लस माइनस PL/E सिग्मा मैक्स प्लस माइनस PH इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। थोड़ा देखो सॉल्व कर ले रहे, सब में क्या कर दे रहे, 2E/L का मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स स्क्वायर प्लस माइनस PL, कितना है ये, माइनस PL/E, कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 2E/L का,
ई कैंसिल, तो यहाँ से क्या एल कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस टू पी बाई ए, तो ये क्या हो गया माइनस टू पी बाई ए सिग्मा मैक्स प्लस माइनस पी एच कितना मल्टीप्लाई किया टू ई अपॉन ए एल का, तो ये क्या हो गया टू ई अपॉन ए एल इक्वल टू जीरो। तो ये कन्वर्ट कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा वन, बी क्या हो जाएगा माइनस टू पी बाई ए, और सी क्या है, सी हो जाएगा माइनस टू पी एच ई डिवाइड बाई ए एल। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका सोल्यूशन हमको पता है तो उसको यूज कर ले रहे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ सोल्यूशन निकाले सिग्मा मैक्स। सोल्यूशन क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का माइनस बी कितना हो जाएगा टू पी बाई ए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा फोर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए कितना है वन, सी कितना है माइनस टू पी एच ई डिवाइड बाई ए एल, डिवाइड बाई कितना टू ए, सो इंटू टू ए ऐसे लिखा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। तो ये निकाल यहाँ सॉल्व कर दिया, ये क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी था, तो ये ए बी सी का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ऐसे। अब देखो जरा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर से फोर कॉमन ले लेगा, टू से कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस के साथ ज्यादा स्ट्रेस आएगा माइनस कम कर देगा, हमें तो मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, तो प्लस प्लस अंडर रूट ज्यादा वैल्यू देगा, प्लस वाला ले रहे, तो सिग्मा मैक्स। अब यहाँ से पी बाई ये कॉमन ले रहे, देखो जरा ये टू कैंसिल हो गया, अंदर से फोर कॉमन आ जाएगा, टू इससे कैंसिल हो गया, पी बाई ये कॉमन ले लिया, कितना बचा वन प्लस अंडर रूट, अंदर से कितना कॉमन आएगा पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा वन प्लस हो चुका था पहले ही टू पी एच, यहाँ कितना है टू पी एच ई, सो टू पी एच ई डिवाइड बाई ए एल, और कितना मल्टीप्लाई किया दैट ए स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, तो ए से कैंसिल ये पी से ए पी कैंसिल, तो ये कितना बचा टू एच ई ए डिवाइड बाई पी एल, क्या बचा टू एच ई ए डिवाइड बाई पी एल, दिस वैल्यू ये ऐसे आया। अब देखो जरा ये मान लो ब्लॉक दिया हो ऐसे, यहाँ पी लोड लग रहा होता है, ये पी लोड यहाँ पे क्या था इतना हाइट से इंपैक्ट किया था आपने, अब देखो जरा ये पी लोड आपका मान लो ऐसे लग रहा होता, तो इसमें सिग्मा स्टैटिक आ जाता कितना पी बाई ए, और डेल्टा कितना था पी एल अपॉन ए, तो ये देखो जरा पी बाई ए लिखा हुआ है सिग्मा स्टैटिक, और ये क्या है पी एल अपॉन ए, तो यहाँ से फॉर्मूला बना दे सिग्मा मैक्स इक्वल टू क्या सिग्मा स्टैटिक और वन प्लस अंडर रूट वन प्लस देखो जरा पी एल अपॉन ए क्या हो जाएगा डेल्टा स्टैटिक वन प्लस टू एच डिवाइड बाई डेल्टा स्टैटिक, तो ये फॉर्मूला बन गया सीधे। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी ध्यान रखना है और कैसे निकल के आया मालूम होना चाहिए। कल को इंटरव्यू पूछ सकता है भाई कैसे आता है बताओ समझाओ, कुछ भी पूछ सकता है इंटरव्यू में, तो फॉर्मूला ध्यान रखना ही है, लेकिन कैसे किया मालूम होना चाहिए, सब बेसिक पता रहना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है दैट इज वन प्लस दिस वन, तो ये पार्ट this portion that is also called the impact factor, so this one that called impact factor, sigma max equal to sigma max that is also called the impact stress, sigma impact, sigma max equal to कितना sigma static 1 plus under 1 plus 2h upon delta static, ऐसे फाइंड आउट किया। अब देखो जरा इसमें जब आपका ये पी लोड यहाँ लग रहा होता है ऐसे तो स्टैटिक होता है, और एच की वैल्यू बढ़ा, पी लोड थोड़ा ऊपर हाइट से थ्रो करते जाओ जैसे यहाँ पे किया है, तो ये एच बढ़ाते जाओ वैल्यू, तो ये इम्पैक्ट हो गया। अब लेकिन हमको इम्पैक्ट का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो क्या करें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस लग दे रहा है, मतलब क्या है कि जीरो नहीं रख रहा है, एच टेंडिंग टू जीरो प्लस ऐसे ले रहा है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, जैसे वहां करते थे 12th क्लास में कैलकुलस में, कैसे कोई फंक्शन मान लो ऐसे है तो एच इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट होता है एच टेंडिंग टू जीरो प्लस का मतलब कैसे जरा सा डी एक्स आगे, सेम ऐसे ही ये फॉर्मूला है। हमें क्या हमारा टारगेट क्या है इम्पैक्ट का मिनिमम वैल्यू निकालना, तो h इक्वल टू जीरो रखोगे तो वो तो हो गया स्टैटिक, ये वाला केस बन जाएगा ऐसे, लेकिन h टेंडिंग टू जीरो प्लस मतलब इससे जरा सा dx ऊपर गए तो वो क्या देगा इम्पैक्ट का मिनिमम वैल्यू, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस जो है ये इम्पैक्ट का मिनिमम वैल्यू देगा। तो इम्पैक्ट का स्ट्रेस का जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द सडनली अप्लाइड लोड, सो दिस वन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सडनली अप्लाइड लोड।
suddenly applied load, that is also called the instantaneous load. So that is also called instantaneous load. तो कल को आपसे बोले कि आपको इंस्टेंटेनियस लोड निकालना है या फिर सडनली अप्लाइड लोड निकालना है, तो दैट मीन आपको इंपैक्ट का मिनिमम वैल्यू निकालना है. मिनिमम कैसे निकलेगा? लिमिट रख दो, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस, यहाँ रखो इस फॉर्मूले में, एस टेंडिंग 0 प्लस रखो, 0 रखोगे इसको क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 टाइम आ रहा है, और हमेशा एच का वैल्यू कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, यानी 2 से हमेशा ज्यादा मिलने वाला है. मतलब क्या हो गया? सिग्मा इंपैक्ट ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम सिग्मा स्टैटिक. जब आपने एस टेंडिंग टू 0 प्लस रखा तो 2 टाइम आया, और एस तो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, आपको 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी, तो हमेशा उस 2 टाइम ज्यादा ही बनेगा. तो ये ऐसे बना. सेम ऐसे ही हुक्स लॉ के अंदर है, डेल्टा इंपैक्ट ग्रेटर इक्वल 2 टाइम डिफ्लेक्शन स्टैटिक. तो PL/A था, तो उससे डेल्टा इंपैक्ट 2 टाइम कम से कम बनेगा ही. तो यानी कभी भी आपसे पूछता है इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस निकालो या इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन निकालो, तो 2 टाइम तो रहेगा ही, और उसके बाद जो हाइट दिया अगर वहां से कैलकुलेट कर दें कैसे किया. तो यहाँ पे क्या था? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी था. जो भी लॉसेस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ, वो सबका सब स्ट्रेन के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया. कल को ऐसे क्वेश्चन बनता है कि एक चेन है, उसमें ब्लॉक बंधा हुआ है, वो इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको एकदम से जैम कर दिया, मतलब वेलोसिटी रोक दिया, स्टॉप कर दिया, तो कितना स्ट्रेस बार डेवलप हुआ निकालो. तो वहां कर देंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी. मतलब जो भी लॉसेस हैं, पोटेंशियल एनर्जी का हो या काइनेटिक एनर्जी का हो या दोनों हो, उससे जितने भी लॉसेस हो रहे हैं वो सब के सब ब्लॉक के मेंबर के अंदर स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो रहे हैं. तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कल को वेलोसिटी दिया हो तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इक्वल टू स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी. लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? 1/2 mv² इक्वल टू स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी σ²/2 इंटू वॉल्यूम. तो जैसा क्वेश्चन दिया होगा वैसे यूज कर लेंगे. जो भी मतलब मेन टारगेट, जो भी लॉसेस हैं वो सब के सब स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में उस मेंबर के अंदर स्टोर्ड हो गए. देख लो फिर से एक बार. तो ये ब्लॉक था, इस पर इतनी हाइट से इंपैक्ट किया. जब इतनी हाइट से इंपैक्ट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इससे बॉडी डिफॉर्म हो गया. क्यों? रिजिड बॉडी नहीं पढ़ रहे हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी पढ़ रहे हैं. रिजिड बॉडी पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर, सोम स्ट्रक्चर के अंदर डिफॉर्मेबल बॉडी. तो डिफॉर्म हुआ तो इसके अंदर स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन से स्ट्रेन एनर्जी. तो जितना भी लॉसेस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, वो सबका सब स्ट्रेन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो गया. सो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल टू स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी. तो यहां से निकाले mgs प्लस डेल्टा मैक्स इक्वल टू स्टोर्ड एज स्ट्रेन σ²/2 इंटू वॉल्यूम. तो यहाँ रख दो डेल्टा क्या? PL/E, P/A क्या हो गया? σ/E इंटू L रख दिया. ये ऐसे लिखा, इसको अब ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे, ऐसे आ गया. इसका सोल्यूशन क्या होता है? -b. सो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a सिग्मा मैक्स का वैल्यू. यहाँ से 2 कॉमन लिए, अंदर से 4 कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर P/A कॉमन ले लिया, सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया. ये देखो जरा, PL/A क्या है? ये डेल्टा स्टैटिक है, P/A क्या? सिग्मा स्टैटिक. तो ये फॉर्मूला बन गया इंपैक्ट स्ट्रेस का, सिग्मा स्टैटिक दिस वैल्यू. चलो कुछ हाइट दिया होगा, ऐसे सॉल्व कर देंगे यहाँ से. अब जब यहाँ पे लोड ऐसे लग रहा होता है तो ये स्टैटिक लोडिंग है, लेकिन कुछ हाइट से गिराएंगे तो इम्पैक्ट लोडिंग है. अब इम्पैक्ट का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस, मतलब जरा सा dx आ गया 0, जब P लोड है जरा सा उसके सरफेस से जरा सा dx आ गया, तो ये जो लोड है ये स्टैटिक है, ऐसे बन रहा है. ये जरा सा ऊपर कर गिराया हाइट से, तो कैसे निकालेंगे? एस टेंडिंग मैथमेटिक्स में ऐसे यूज करते हैं, एस टेंडिंग 0 प्लस. तो ये क्या देगा? ये इम्पैक्ट का मिनिमम वैल्यू देगा. तो रख दो यहाँ पे 0 रखा तो कितना आएगा? 1 + 1 2 टाइम. अब ऐसे तो कुछ ना कुछ रहेगा, यानी कम से कम 2 टाइम तो आने ही वाला है, उससे ज्यादा वैल्यू मिलेगी. इसलिए कितना होगा? सिग्मा इंपैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम सिग्मा स्टैटिक. ऐसे दैट डेल्टा इंपैक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम डेल्टा स्टैटिक. तो कल को कुछ हाइट वगैरह दिया होगा तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे. तो इसलिए दैट जो मिनिमम वैल्यू है इंपैक्ट का, दैट इज कॉल्ड द सडनली अप्लाइड लोड या फिर इंस्टेंटेनियस लोड. कल को इंस्टेंटेनियस डिफॉर्मेशन पूछे या इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस पूछे, तो जो सिंपल स्टैटिक से आता है उसको जस्ट 2 टाइम कर देंगे, वहां से कैलकुलेट कर देंगे. और बाकी कुछ हाइट से गिराएगा तो ये फॉर्मूला लगा दिया, या फिर बिल्कुल बेसिक से कर दिया. तो लॉसेस कल को पोटेंशियल एनर्जी का हो या काइनेटिक एनर्जी का, कल को हो सकता है किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वहां क्या होगा? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू स्टोर्ड एज स्ट्रेन एनर्जी 1/2 mv² इक्वल टू σ²/2 इंटू वॉल्यूम. वहां सॉल्व कर ले. तो ये प्रूफ ध्यान रखना है हमको कैसे किया है, बिकॉज कल को पूछ सकता है कैसे आया. नोट कर लो इसको.
रफ कर रहे हैं। Next heading, दो stress strain curve of different material. Stress strain curve of different material. ये भी ऑब्जेक्टिव में एक नंबर में पूछ लेता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। फर्स्ट वन जो है दैट इज कॉल्ड द लीनियर इलास्टिक। मार्कर 4 ब्लैक 4 ब्लू मार्कर। फर्स्ट वन जो है दैट इज कॉल्ड द लीनियर इलास्टिक। स्ट्रेस स्ट्रेन का तो माइल्स का डायग्राम बनाया था अभी। माइल्स का डायग्राम आपका ऐसे आया था, तो ये क्या था, स्ट्रेट लाइन था, तो लीनियर इलास्टिक ऐसे। तो लीनियर इलास्टिक कैसे बना, ये वाला पार्ट शो कर दिया। नेक्स्ट वन दैट इज अ नॉन लीनियर इलास्टिक। तो नॉन लीनियर इलास्टिक कैसे बन रहा है, सो दिस वन दैट इज अ नॉन लीनियर इलास्टिक। स्ट्रेस स्ट्रेन का नॉन लीनियर इलास्टिक रबर है, कंक्रीट है, कास्ट आयरन है, सब स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, तो ये नॉन लीनियर इलास्टिक ऐसे आ रहा है। नेक्स्ट वन दैट इज इलास्टोप्लास्टिक। तो इस तरह से है, तो ये इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टोप्लास्टिक एग्जांपल दैट स्ट्रक्चरल स्टील। तो जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते कॉलम बनाते हैं, तो कॉलम में माइल्ड स्टील नहीं है, वो जो स्टील है दैट वो स्ट्रक्चरल स्टील है, इलास्टोप्लास्टिक। इलास्टिक मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल, प्लास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक पार्ट, यील्डिंग वाला पार्ट, जो भी माइल्ड स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन को देखा था, विदाउट चेंजिंग लोड लास्ट डिफॉर्मेशन, इलास्टोप्लास्टिक। स्ट्रक्चरल स्टील इसका एग्जांपल। नेक्स्ट वन दैट इज अ परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक बोल दो या फिर आइडियल प्लास्टिक बोल दो, एक ही बात है। सो दैट आइडियल प्लास्टिक। अब आइडियल प्लास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, ये रेफरेंस के लिए, कोई मटेरियल दुनिया में परफेक्टली प्लास्टिक नहीं है, कुछ ना कुछ तो आपका दैट इलास्टिक वाला पोर्शन मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक मतलब फ्री फ्लो है, दैट नो रेजिस्टेंस बाय द नो रेजिस्टेंस इन डिफॉर्मेशन। तो लोड अप्लाई करते, सिंपल सोचो जरा, लोड अप्लाई किया, मॉलिक्यूल के बीच में लेंथ चेंज हुआ, मॉलिक्यूल्स के बीच का रेजिस्टेंस मिल रहा है, इलास्टिक वाला पार्ट फ्री फ्लो, प्लास्टिक फ्लो, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा। तो इसलिए परफेक्टली प्लास्टिक कुछ, आइडियल प्लास्टिक कुछ नहीं है, हर मटेरियल कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस देता ही है, तो इसलिए ये रेफरेंस के लिए आइडियल प्लास्टिक ऐसा है। नेक्स्ट वन इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। तो इस तरह से डायग्राम। सो दिस वन दैट इज इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, विद स्ट्रेन हार्डनिंग, स्ट्रेस स्ट्रेन कर। स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब माइल्स का डायग्राम ड्रॉ किया था, माइल्स का डायग्राम कुछ आपका ऐसे था, तो ये वाला पार्ट क्या था, स्ट्रेन हार्डनिंग। फॉर फर्दर स्ट्रेन मटेरियल हार्ड है, ज्यादा लोड ज्यादा स्ट्रेस, इसलिए ज्यादा लोड ज्यादा स्ट्रेस, मटेरियल हार्ड हो गया, इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, तो ज्यादा लोड देना पड़ेगा डिफॉर्म करने के लिए, इसलिए स्ट्रेस वैल्यू बढ़ गया। यहाँ पे कैसे था, ऐसे बन रहा था इस तरह से, तो वहीं पे इलास्टोप्लास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग में थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, ज्यादा लोड ज्यादा स्ट्रेस से बनना। नेक्स्ट वन रिजिड हमने पढ़ा सबसे पहले सोम में, और सोम के अंदर हम क्या करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी, इंजीनियरिंग में इसके अंदर रिजिड बॉडी। तो आइडियल रिजिड, अब रिजिड परफेक्टली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, रिजिड मतलब डिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, जीरो है, तो आइडियल रिजिड या परफेक्टली रिजिड, ऐसे डायग्राम। तो ये है दैट आइडियल रिजिड। अब दुनिया में कुछ भी आइडियल रिजिड नहीं है, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो होता ही है, बट वो डिफॉर्मेशन दैट वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लेक्ट कर दिया, तो आइडियल रिजिड ऐसे आ गया। सेम ऐसे दैट आइडियल फ्लूइड। फ्लूइड में क्या था, फ्लूइड में आपका जब स्ट्रेन, फ्लूइड का ब्लॉक था, लोड लगाया, स्ट्रेन जो स्ट्रेन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कुछ फोर्स दिया था वहां से, लेकिन आइडियल फ्लूइड मतलब बिल्कुल स्ट्रेस जीरो वैल्यू, आइडियल फ्लूइड आपका डायग्राम ऐसे, तो ये भी खाली रेफरेंस के लिए है। सो दिस वन दैट आइडियल फ्लूइड।
फ्लूइड ब्लॉक में कुछ फोर्स दोगे आप, तब वो शेयर स्ट्रेन आएगा जो टाइम के साथ चेंज होगा। यहाँ तो जीरो दिखाया स्ट्रेस, तो ये भी खाली रेफरेंस के लिए आइडियल फ्लूइड। सेम ऐसे दैट वहां पे इलास्टिक पड़ा था, ऐसे सेम विस्को इलास्टिक। विस्को इलास्टिक का डायग्राम कुछ आपका ऐसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर, तो ये जो है दैट इज अ विस्को इलास्टिक। विस्कोसिटी प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का। फ्लूइड में क्या होता है, स्ट्रेन टाइम के साथ चेंज होता है। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होता है सॉलिड का, उसमें स्ट्रेन, सॉलिड में स्ट्रेन इलास्टिसिटी दैट वहां पे स्ट्रेन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। अब लेकिन विस्को इलास्टिक लिखा है तो विस्कोसिटी यूज हो रहा है, तो विस्को इलास्टिक मटेरियल स्ट्रेन टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये ओ से मान लो ए पॉइंट, ये बी, तो ये जो ओ ए वाला पार्ट दैट इज इलास्टिक, इलास्टिक स्ट्रेन, और ये जो ए बी है दैट इज कॉल्ड द प्लास्टिक स्ट्रेन। प्लास्टिक बहुत ज्यादा होता है तो क्लियर है कि ए बी दैट इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू ए। तो ये विस्को इलास्टिक स्ट्रेन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जैसे एग्जांपल इसका पेंट है, पेंट विस्को इलास्टिक मटेरियल की तरह से है, दैट फंक्शन है टाइम का। सेम विस्को इलास्टिक रबर, रबर अर्ली स्टेज में वो आपका दैट रबर या कंक्रीट जो है अर्ली स्टेज में वो आपका एज अ विस्को इलास्टिक मटेरियल की तरह से स्ट्रेन टाइम का फंक्शन। तो ये सब एक ही नंबर में पूछता रहता है, तो इसको ध्यान रखना है। देख लो फिर से एक बार। फर्स्ट वन दैट इज ए लीनियर इलास्टिक। माइल्स का डायग्राम बनाया था, स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इलास्टिक। फिर ये नॉन लीनियर इलास्टिक, रबर हो गया, कंक्रीट, कास्ट आयरन, सब नॉन लीनियर, स्टार्टिंग में नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं, कर्व है। देन इलास्टोप्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक दैट ये इलास्टोप्लास्टिक एग्जांपल स्ट्रक्चरल स्टील, जो कॉलम डिजाइन करते हैं उसमें जो स्टील है इलास्टोप्लास्टिक, स्ट्रक्चरल स्टील। इलास्टिक मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। प्लास्टिक मतलब फ्री फ्लो, नो रेजिस्टेंस इन डिफॉर्मेशन। तो ये यील्डिंग वाला, जैसे माइल्ड स्टील डायग्राम में यील्डिंग वाला पार्ट था, वैसे सेम वैसे इलास्टोप्लास्टिक। ये आइडियल प्लास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक। तो आइडियल प्लास्टिक कुछ नहीं होता, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मॉलिक्यूल जरूर देगा, तो थोड़ा बहुत इलास्टिक पार्ट मिलेगा। तो ये रेफरेंस के लिए खाली, कोई मटेरियल आइडियल प्लास्टिक नहीं है, रेफरेंस के लिए खाली। ये इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या होता है, फॉर फर्दर स्ट्रेन मटेरियल हार्ड है, ज्यादा लोड देना पड़ता है, इसलिए ज्यादा लोड ज्यादा स्ट्रेस, डायग्राम ऐसे ऊपर चला गया। इलास्टोप्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्ड। दिस वन आइडियल रिजिड। रिजिड में क्या होता है, डिफॉर्मेशन वेरी वेरी स्मॉल, नेग्लेक्ट कर दिया। आइडियल मतलब बिल्कुल जीरो। तो ये भी रेफरेंस के लिए, दुनिया में कोई मटेरियल, कोई कंपोनेंट आपका आइडियल रिजिड नहीं है, सब मटेरियल कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर प्रोवाइड करेंगे, इसलिए ये रेफरेंस के लिए आइडियल रिजिड। ऐसे आइडियल फ्लूइड, फ्लूइड में क्या था, फ्लूइड ब्लॉक था, फोर्स लगाया, शेयर स्ट्रेन आया और टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो स्ट्रेन टाइम का चेंज हो रहा है, बट जीरो जीरो फोर्स है, तो ये भी रेफरेंस के लिए खाली, कोई भी आइडियल फ्लूइड नहीं होता। ये विस्को इलास्टिक, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी फ्लूइड का है, फ्लूइड में स्ट्रेन टाइम का फंक्शन है। इलास्टिक प्रॉपर्टी सॉलिड का है, इसमें स्ट्रेन टाइम का फंक्शन नहीं। तो विस्को इलास्टिक मटेरियल में स्ट्रेन टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, विस्को इलास्टिक। पेंट एग्जांपल हो गया, रबर कंक्रीट अर्ली स्टेज में, विस्को इलास्टिक मटेरियल। तो इसमें एक लाइन लिख लो जरा यहाँ पे, ये पहले नोट कर लो, शायद उसके बाद लिख लें, पहले नोट कर लो। तो सब एक ही नंबर में पूछता रहता है, तो वहां पे इसको ध्यान रखना है, नोट कर लो इसको।
इसमें एक पॉइंट लिख लो, इन विस्कोइलास्टिक मटेरियल strain is function of time. In viscoelastic material, strain is function of time. एग्जाम्पल लिख लो, पेंट ब्रैकेट में रबर एंड कंक्रीट एट अर्ली स्टेजेस, रबर एंड कंक्रीट एट अर्ली स्टेजेस। नेक्स्ट हेडिंग देना प्रूफ स्ट्रेस। देखो जरा माइल्ड स्टील का डायग्राम बनाया तो डायग्राम कुछ आपका ऐसे था, इस तरह से। तो ये जो टर्न आया इसने एक्सप्लेन कर दिया कि यील्ड पॉइंट है। अब लेकिन हर डक्टाइल मटेरियल में टर्न नहीं आ पाता, जैसे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर, सिल्वर, इन सब में टर्न नहीं है, डक्टाइल मटेरियल है। जैसे एल्युमिनियम का डायग्राम बनाया तो एल्युमिनियम का डायग्राम कुछ आपका ऐसे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, उसके बाद यहाँ पे जाके फ्रैक्चर हुआ, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके फ्रैक्चर है, तो यहाँ पे टर्न नहीं आया, तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक, ए तक, और बी यहाँ फ्रैक्चर हुआ, ये वो पॉइंट। तो ये एल्युमिनियम का डायग्राम को ऐसे बना स्ट्रेट लाइन, उसके बाद आपके जाके यहाँ फ्रैक्चर एंड पे। अब इसमें टर्न नहीं बन पाया, तो टर्न नहीं है तो यहाँ पे यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं, इसलिए जिन डक्टाइल मटेरियल में यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं है, टर्न नहीं बन पा रहा, तो वहाँ पे हम ऑफसेट मेथड यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे ये फ्रैक्चर यहाँ पे जाके बना, तो यहाँ पे 0.2% ले लिया, 0.2% दे के यहाँ पे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे ऐसे, तो ये इसके पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये यहाँ पे कट किया है, तो ये जो ये कट किया है मान लो के पॉइंट पे, तो ये जो है दैट इज डिजाइन स्ट्रेस, सो दिस वन दैट इज कॉल्ड द प्रूफ स्ट्रेस, सिग्मा प्रूफ दिस वेल। मतलब क्या है कि जिन डक्टाइल मटेरियल में टर्न नहीं मिल पा रहा, वहां पे क्या किया, 0.2% लिया, 0.2% का ऑफसेट ले लिया, सो दिस वन दैट ऑफसेट, और इसके पैरेलल, ये डायग्राम था, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो ये ओ ए मान लो के एम, मतलब क्या कि ओ ए दैट इज अ पैरेलल टू के एम, जहां पे कट किया तो ये डिजाइन स्ट्रेस हो गया, दैट इज कॉल्ड द प्रूफ स्ट्रेस। तो जिन डक्टाइल मटेरियल में टर्न नहीं मिल पा रहा, वहां पर इस तरह से ऑफसेट मेथड यूज करके डिजाइन कर रहा है, तो वहां पर ये प्रूफ स्ट्रेस का यूज कर रहा है। एल्युमिनियम हो गया, कॉपर, मैग्नीशियम, सिल्वर, इन सब में आपका ऐसे ही दैट ये 0.2% का ऑफसेट देकर तब डिजाइनिंग करता है। नोट कर लो, बना लो इसको, ये सब एक एक नंबर में पूछता रहता है, ध्यान रखना है। ओ ए दैट इज अ पैरेलल टू के एम। लिख लो जरा इसमें, some ductile material like aluminum, silver, copper, some ductile material like aluminum, silver, copper does not show yield point. Aluminum, silver, copper does not show yield point. Comma, in these material offset method is used. In these material offset method is used for calculating design stress. These material offset method is used for calculating design stress. For calculating design stress. Comma, is called proof stress. Is called proof stress.
रफ कर दे रहे हैं। माइल्ड शील का हमने टेंशन टेस्ट देखा था, ऐसे सेम माइल्ड शील का हम कंप्रेशन टेस्ट देख रहे हैं। सो हेडिंग दे दो कंप्रेशन टेस्ट ऑफ माइल्ड शील। सबको सेम ऐसे ही, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वही देख रहे हैं। जैसे ये स्टील का ब्लॉक दिया है, यहाँ कंप्रेसिव लोड लगा दिया P। ये सब एक ही नंबर में पूछता रहता है, सब ध्यान रखना है। तो जब कंप्रेसिव लोड लगाया तो लेंथ कम हो जाएगा, तो लेंथ कम होगा तो डेप्थ और विड्थ बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ जाएगा। तो T इक्वल टू 0 टाइम पे मान लो यहाँ पे एरिया A नॉट है ऐसे। तो इस बार कंप्रेसिव लोड है, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो लेंथ कम हो जाएगा। तो लेंथ कितना हो गया? लेंथ हो गया L से L माइनस डेल्टा। तो डेप्थ बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा, तो डेप्थ विड्थ बढ़ेगा तो एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया इंक्रीज कर गया A, दैट एरिया A मोर देन A नॉट। ये कब चेक किया? T इक्वल टू T टाइम पे। डेप्थ बढ़ गया, विड्थ बढ़ गया, तो एरिया बढ़ गया। तो इस केस में निकालें, तो इस केस में निकालें इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स डिवाइड बाई एरिया इनिशियल, P बाई A नॉट, ऐसे आ गया। ऐसे ट्रू स्ट्रेस निकालें, ट्रू स्ट्रेस मतलब एक्चुअल स्ट्रेस, तो इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस P बाई एरिया इंस्टेंटेनियस, P बाई A ऐसे बना। जब टेंसाइल टेस्ट किया था उसमें क्या था कि लेंथ बढ़ा था तो एरिया कम हुआ था, तो ट्रू स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा था इंजीनियरिंग स्ट्रेस से। इस बार क्या है? A का वैल्यू A नॉट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि इस बार इंजीनियरिंग स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा है, दैट इज मोर देन ट्रू स्ट्रेस। मतलब क्या? डायग्राम ड्रॉ करें, तो माइल्ड शील का डायग्राम ड्रॉ करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रेस का डायग्राम कुछ आपका ऐसे इस तरह से। तो ये जो है दैट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस। जब टेंसाइल टेस्ट किया था, टेंसाइल टेस्ट में क्या था? डायग्राम कुछ आपका ऐसे आया था इस तरह से, ये नीचे टर्न आया था। क्यों? यहाँ पे नेकिंग फॉर्मेशन था, लेकिन इस केस में कोई नेकिंग नहीं, दैट इज नो नेकिंग फॉर्मेशन। यही डिफरेंस है। नेकिंग क्यों नहीं? बिकॉज टेंसाइल टेस्ट में क्या था? एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस किया था, यहाँ तो कंप्रेसिव लोड है, एरिया बढ़ रहा है, तो कोई फॉर्मेशन, नेकिंग फॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पे कोई नेकिंग नहीं है। ये टेंसाइल का डायग्राम ऐसे था, ये स्ट्रेन हार्डनिंग किया, नीचे चला गया था स्ट्रेन सॉफ्टनिंग, क्योंकि यहाँ नेकिंग फॉर्मेशन था, यहाँ पे कोई नेकिंग फॉर्मेशन ऐसे डायग्राम है। तो ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस का डायग्राम है। ट्रू का डायग्राम यहाँ तक तो बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है, तो ये ऐसे ही कोइंसाइड कर रहा है सेम। इसके बाद यहाँ पे डायग्राम ऐसे, उसके नीचे है ट्रू स्ट्रेस का डायग्राम। टेंसाइल टेस्ट में क्या था? ट्रू का डायग्राम ऊपर था, इंजीनियरिंग का डायग्राम नीचे था। इस बार क्या है? ट्रू का डायग्राम इंजीनियरिंग स्ट्रेस से नीचे की तरफ ऐसे बना, तो ऐसे इस तरह से आया। जैसे ये दिया हुआ ब्लॉक है इस तरह से, स्टील के यहाँ कंप्रेसिव लोड लगाया, तो जब आपने ऐसे लोड अप्लाई किया इसका शेप कुछ आपका ऐसे चेंज हो रहा है, तो इस लोड पे कुछ शेप आपका ऐसे चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द बैरल शेप, दैट इज कॉल्ड बैरल शेप। बैरल शेप क्यों? दैट देखो जरा, जब फोर्स अप्लाई किया तो ऐसे मूव करेगा एक्स में, लेकिन यहाँ सरफेस में यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इतना इजीली मूव नहीं कर पाएगा, बीच में ज्यादा इजीली मूव करेगा, इसलिए इस तरह का बैरल शेप बना। सो दिस ऑल दैट इज एक्सप्लेन, दैट इज कॉल्ड द बल्जिंग मैकेनिज्म। सो दिस वन दैट इज अ बल्जिंग एक्शन। बल्जिंग एक्शन का यूज होता है, बल्जिंग मैकेनिज्म पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। तो कैसे लोड ये ऐसे लगा तो ये ऐसे एक्स में मूव करेगा, यहाँ सरफेस पे फ्रिक्शन होगा तो इतना इजीली मूव नहीं कर पाएगा, बीच में ज्यादा इजीली मूव कर जाएगा, तो इस तरह का बैरल शेप बन रहा है। सो दिस वन दैट इज कॉल्ड द बल्जिंग एक्शन, बल्जिंग मैकेनिज्म। तो ये सब एक ही नंबर में पूछता रहता है, तो ध्यान रखना। देख लो फिर से, तो यहाँ कंप्रेसिव लोड अप्लाई किया था, ऐसे अप्लाई किया कंप्रेसिव लोड, उससे क्या हुआ? लेंथ कम हो गया, लेंथ कम हुआ तो डेप्थ और विड्थ बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ गया, इसलिए ए का वैल्यू ए नॉट से ज्यादा। पिछले केस में जब टेंसाइल था तो ए का वैल्यू कम था, इसलिए इस केस में ट्रू स्ट्रेस का वैल्यू कम हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस से, इसीलिए ट्रू का डायग्राम नीचे की तरफ है। तो इंजीनियरिंग का डायग्राम देखो, टेंसाइल टेस्ट में क्या है? इंजीनियरिंग का डायग्राम ऐसे बनता है, यहाँ नेकिंग फॉर्मेशन हुआ, उसके नीचे चला गया एरिया रिडक्शन, लेकिन यहाँ तो कंप्रेसिव लोड है, एरिया बढ़ रहा है, इसलिए कोई नेकिंग फॉर्मेशन नहीं, इसलिए डायग्राम ऐसे आया। और ट्रू का डायग्राम इसके नीचे है, तो नीचे की तरफ ऐसे शो कर दिया। ये लोड अप्लाई किया आपने इससे, तो इस तरह का शेप चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द बैरल शेप, दिस वन बल्जिंग एक्शन,
बल्जिंग मैकेनिज्म, क्योंकि सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, वो उतना इजीली मूव नहीं कर पाएगा, बीच में ज्यादा इजीली मूव कर गया, इस तरह का बैरल शेप ऐसे आ रहा है। तो ये सब एक ही नंबर में पूछता रहता है। तो ये कंप्रेशन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील, तो ऊपर हेडिंग दे देना कंप्रेशन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील, नोट कर लो इसको, सब एक ही नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग देना बशिंगर इफेक्ट। तो स्टील का हमने टेंसाइल टेस्ट किया, कंप्रेशन टेस्ट किया, तो अब देखो दोनों को एक साथ प्लॉट कर रहे हैं। तो टेंशन टेस्ट का डायग्राम कुछ आपका ऐसे बना, कंप्रेशन का डायग्राम कुछ आपका ऐसे आया। तो इधर टेंशन ले लिया ऊपर की तरफ और ये कंप्रेशन। तो केवल टेंशन का डायग्राम बनाते तो ऐसा बनता है, यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट आता, फिर कर्व इलास्टिक लिमिट पॉइंट, फिर आगे स्ट्रेन हार्डनिंग सॉफ्टनिंग, इस तरह से स्टील के केस में। तो स्टील का डायग्राम है, ये केवल कंप्रेशन डायग्राम आप कैसे आता। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, टेंशन लोडिंग अनलोडिंग कर दे रहे हैं। ये टेंशन डायग्राम है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है, ये इलास्टिक लिमिट पॉइंट इसके आगे ले गए और यहाँ से अनलोडिंग कर दिया। तो अनलोडिंग क्या करेंगे तो कैसे आएगा, इसके पैरेलल वापस आएगा। ये देखा था अनलोडिंग कर, तो ये अनलोडिंग किया, उसके बाद लोडिंग को रिवर्स कर दे रहे। रिवर्स किया तो मतलब कंप्रेशन में चला गया। तो रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे कुछ पहले ही टर्न आ जा रहा है। तो ये जो पहले टर्न आया, दिस ऑल एक्सप्लेन बाय द बशिंगर। मतलब क्या हुआ देखना जरा, टेंशन टेस्ट किया, केवल टेंसाइल लोड टेंसाइल टेस्ट किया था सिंगल अलग से, फिर केवल कंप्रेशन टेस्ट किया अलग से। अब क्या कर रहे हैं, टेंशन टेस्ट किया था और इलास्टिक लिमिट पॉइंट के आगे तक ले गए, उसके बाद लोडिंग हटा दिया, अनलोडिंग कर दिया, उसके तुरंत लोडिंग को रिवर्स कर दिया, कंप्रेशन कर दिया। तो अनलोडिंग किया और तुरंत लोडिंग को रिवर्स कर दिया। जब रिवर्स कर रहे हैं तो कुछ पहले ही टर्न आ जा रहा है। तो पहले स्ट्रेंथ आपकी यहाँ थी, कुछ पहले टर्न मिल गया, यानी स्ट्रेंथ कुछ रिड्यूस कर गया। तो ये जो पहले टर्न मिला, दिस ऑल एक्सप्लेन बाय द बशिंगर, दैट इज कॉल्ड द बशिंगर इफेक्ट। मतलब लोडिंग अनलोडिंग करके रिवर्स कर रहे हैं लोडिंग से, उससे से स्ट्रेंथ रिड्यूस कर जा रहा है। अब इसको एक्सप्लेनेशन में ये खुद में अगर मटेरियल साइंस में देखें तो अराउंड 1-2 घंटे का लेक्चर है, इसमें एक्स्ट्रा हाफ प्लेन उन सबका स्टडी काफी चीजें आती हैं। लेकिन हम सिविल स्टूडेंट है तो हमको उसका रिजल्ट, हमको मटेरियल साइंस नहीं पढ़ना, हमको क्रिस्टल का स्टडी नहीं करना, उसके रिजल्ट्स को ध्यान रखना। यानी लोडिंग अनलोडिंग करके रिवर्स कर रहे हैं लोडिंग, तो स्ट्रेंथ कुछ रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये जो पहले टर्न आ गया, दिस ऑल एक्सप्लेन बाय द बशिंगर, दैट इज कॉल्ड द बशिंगर इफेक्ट।
अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा हाफ प्लेन, स्लिप, डिसलोकेशन, इस सब का स्टडी नहीं करते, वो सबकी जरूरत पड़ती है इसके एक्सप्लेनेशन में, तो हम यहाँ पे सोम स्ट्रक्चर के अंदर उसका रिजल्ट यूज करते हैं डायरेक्ट। तो ये केवल पहले टेंसाइल टेस्ट किया, केवल कंप्रेशन किया, अब लोडिंग को अनलोडिंग कर दिया और लोडिंग को रिवर्स कर दिया, तो कुछ पहले टर्न मिल गया, मतलब स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गया। So this all explained by the Bashinger, that is called the Bashinger's effect। बना लो फिगर ही। लिख लो इसमें जरा, when tensile load is applied, when tensile load is applied in steel, when tensile load is applied in steel, applied in steel, it deform elastically, it deform elastically and then plastically, it deform elastically and then plastically। नेक्स्ट लाइन से, when direction of load is reversed, when direction of load is reversed, some decrease in strength is observed, some decrease in strength is observed, decrease in strength is observed, comma, this all explained by Bashinger, this all explained by Bashinger। नोट कर लो इसको। देखना है मिनट, जैसे मान लो दो वायर दिया हुआ है, सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम एरिया क्रॉस सेक्शन, और ये एक मान लो आपका रिजिड बार है। तो रिजिड बार जो है दैट इसको सपोर्ट कर रही है वायर, तो वायर सपोर्टेड है। तो मान लो वायर ये आपका स्टील का है, तो ये भी स्टील का वायर है, स्टील का, और रिजिड बार में मान लो यहाँ पी लोड लग रहा है मिड पे, तो ये लेंथ मान लो आपका फॉर एग्जांपल एल डैश, ये एल डैश मिड पे लगा है लोड। तो वायर जो है, वायर का लेंथ मान लो आपको एल दिया, एरिया भी सेम दिया हुआ है, सेम लेंथ है वायर का, और दैट मटेरियल तो सेम है ही। तो ये रिजिड बार को सपोर्ट कर रही है वायर। तो अब ये पी फोर्स आपने लगाया, रिजिड बार मान लो आपका वेटलेस, दैट वेरी वेरी स्मॉल वेट, नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब ये पी फोर्स लगा है, तो इससे क्या होगा, पी फोर्स, और कोई फोर्स तो है नहीं, तो ये रिजिड बार नीचे की तरफ जाएगा। तो जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये वायर एक्सपेंड करेगा, वायर एक्सपेंड करेगा तो वायर में टेंसाइल स्ट्रेन आया, तो टेंसाइल फोर्स इंड्यूस होगा। तो फोर्सेस कुछ आएंगे वायर में, तो मान लो ये फर्स्ट वायर है, ये मान लो सेकंड वायर है, तो इसमें मान लो फोर्स P1 आ गया, यहाँ P2 आ गया, दैट पहले क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तो वायर एक्सपेंड होगा, तो वायर में टेंसाइल स्ट्रेन आए, टेंसाइल फोर्स इंड्यूस्ड हो गए। तो मान लो इसमें P1 आ गया, इसमें P2 आ गया, तो जब दोनों को अलग करके BD बनाएंगे तो यहाँ कैला इक्वेशन क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 दैट इक्वल टू P, फर्स्ट इक्वेशन। फिर मान लो ये आपका C पॉइंट है, यहाँ मूवमेंट बैलेंस करें तो समेशन MC इक्वल टू 0, कहीं मूवमेंट बैलेंस कर सकते हो,
तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, P1 इंटू एल डैश इक्वल टू P2 इंटू एल डैश। तो यहाँ से P1 इक्वल टू P2 और P के बराबर, तो कितना हो जाएगा, P/2 के बराबर। ऐसे बना। तो आगे से कभी हमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं। अगर मिड पे लगा है तो इसका मतलब लोड सेम ही आएगा। क्यों, फोर्स यहाँ 10 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया, तो मूवमेंट बैलेंस ही नहीं हो पाएगा अगर मिड पे लगा है तो अगर मिड पे लोड है तो ये हाफ हाफ लोड ही आएगा, तभी मूवमेंट बैलेंस करोगे। तो ये P/2 हुआ। तो अब देखो जरा, जब वायर एक्सपेंड, जब इक्विलिब्रियम बना, उस केस में यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना, PL/A। तो लेंथ सेम, एरिया सेम, यंग्स मॉडुलस भी सेम, फोर्स भी सेम आ गया, P/2 P/2। इसका मतलब दोनों में डिफ्लेक्शन कैसा होगा, सेम आएगा, Δ1 इक्वल Δ2। मतलब है कि जो रिजिड बार है ये आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, दैट ये टिल्ट नहीं हो रहा, ये यहाँ से एक्सप्लेन हो गया। तो ये Δ1 इक्वल Δ2। सेम सेकंड कंडीशन, मान लो यहाँ पे वायर को चेंज कर दें, यही सेम कंडीशन दिया था। तो ये एक स्टील का वायर है और ये एक एल्युमिनियम का वायर है मान लो। तो ये वायर जो है स्टील का है और ये मान लो आपका एल्युमिनियम का। तो ये रिजिड बार है, लोड मिड पे ही लग रहा है P। तो ये लेंथ मान लो आपका L डैश, ये L डैश। इसका मतलब लोड क्या है, लोड आपका मिड पे हो गया ऐसे। लोड मिड पे हो गया, इसका मतलब फोर्स सेम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, P/2 इसमें आ जाएगा, P/2 फोर्स इसमें आ जाएगा, ये P2 फोर्स, ये P1। अब यंग्स मॉडुलस, अब यंग्स मॉडुलस बताया हमको स्टील का ज्यादा होता है एल्युमिनियम से, तो ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा। तो अब दोनों की लेंथ सेम है, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, तो PL/A ही होता है। तो PL/A डिफ्लेक्शन निकालते हैं ऐसे, ये फॉर्मूला है। तो L सेम, एरिया सेम, P सेम, कितना, P/2 दोनों में। यंग्स मॉडुलस स्टील का ज्यादा, यानी डिफ्लेक्शन स्टील में कम होगा, इसका मतलब डिफ्लेक्शन एल्युमिनियम में दैट कंपेयर्ड डिफ्लेक्शन स्टील ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि एल्युमिनियम में डिफ्लेक्शन ज्यादा है, मतलब ये टिल्ट होगा, मतलब ये बार आपका कुछ ऐसे टिल्ट हो जाएगा। फाइनल बनाए तो ये बार कुछ आपका ऐसे टिल्ट हो जाएगा। इधर क्या है, एल्युमिनियम है, इधर स्टील है। यंग्स मॉडुलस स्टील का ज्यादा था, इसलिए डिफ्लेक्शन एल्युमिनियम में ज्यादा है। इसका मतलब इस बार इस केस में ये रिजिड बार जो है टिल्ट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा। तो ये समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। बाकी भी क्वेश्चन करेंगे वहां बिल्कुल कैलकुलेशन करके देखेंगे कैसे आ रहा है। तो ये इस तरह से कैलकुलेट कर दिया। सेम मान लो यही मेंबर ऐसे दिया हुआ है, ये स्टील है, ये फॉर एग्जांपल मान लो स्टील है, ये भी मान लो स्टील है, ये रिजिड बार दिया हुआ है। अब मान लो लोड इधर कर दिया P, तो ये लेंथ जो है L1 है, ये लेंथ L2 है। इस बार लोड मिड पे नहीं, दैट L2 का वैल्यू जो है L1 से ज्यादा है। तो क्लियर मालूम है दैट मीन इस बार में फोर्स मान लो यहाँ P1 आ गया, यहाँ P2 आ गया। पहला इक्वेशन वही होगा, P1 प्लस P2 इक्वल टू P, ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा मोमेंट मान लो C पॉइंट बैलेंस करो, समेशन MC इक्वल टू 0। तो क्या होगा, P1 L1 इक्वल टू P2 L2। अब इस बार L1 L2 बराबर तो है नहीं, तो जब L1 L2 बराबर नहीं यानी P1 P2 नॉट इक्वल, तो L1 कम है, इसका मतलब P1 का वैल्यू ज्यादा होगा, दैट इज P1 ग्रेटर देन P2। ऐसे बना। और वैसे है भी, इस तरफ लेंथ कम है तो इधर ज्यादा फोर्स मिलेगा, इस तरफ ज्यादा फोर्स मिल रहा है स्टील फर्स्ट वाला वायर में। तो ये फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर। अब डेल्टा क्या होता है, PL/A। तो लेंथ सेम, एरिया सेम, यंग्स मॉडुलस सेम, बट फोर्स ज्यादा है P1 का। इसका मतलब Δ1 ग्रेटर देन Δ2। मतलब इस बार रिमेंबर फिर से ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, टिल्ट हो गया, तो ये टिल्ट हो गया। तो ऐसे हम सोच सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी भी क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट करके देखें। सेम अभी तक क्या था कि 2 वायर थे, अब मान लो 3 वायर कर दे रहे। तो ये स्टील का वायर है, ये स्टील का वायर है, ये रिजिड बार दिया है ऐसे, यहाँ मिड पे मान लो फोर्स लग रहा था P। तो ये स्टील का वायर है, ये स्टील का वायर है। तो ये फर्स्ट वायर, ये मान लो थर्ड वायर, बीच में सेकंड एक वायर और आएगा मान लो। अभी देखो जरा, लोड मिड पे लगा है, तो ये लेंथ L डैश, ये लेंथ L डैश। तो देखो जरा, अगर 2 वायर होती, खाली 2 ही वायर होती है ऐसे, तो ये तो क्या था, सीधे लिख देते हम P1 इक्वल टू P3। यहाँ क्या था, P1 इक्वल टू P3 था ऐसे। क्यों, यहाँ C पे मोमेंट बैलेंस करोगे, मोमेंट तभी बैलेंस होगा जब फोर्सेस सेम आए। और आप क्या लिख देते, दूसरा क्वेश्चन लिख देते P1 प्लस P3 इक्वल टू क्या, P, ऐसे लिखते। मान लो अगर 2 ही वायर होती है ऐसे तो अब देखो जरा, P1 इक्वल टू P3 ऐसे बना। इसका मतलब क्या है कि Δ1 का वैल्यू Δ3 के बराबर। क्यों, दोनों स्टील का वायर है, दोनों का यंग्स मॉडुलस सेम, लेंथ सेम, PL/A P सेम, P1 इक्वल टू P3, लेंथ सेम, एरिया सेम, यंग्स मॉडुलस सेम, यानी डेल्टा बराबर आ गया, ऐसे आ गया अगर 2 वायर होती तो। अब मान लो यहीं पे एक वायर और जोड़ दे रहे, तो ये मिड पे एक वायर और जोड़ दे रहे। मान लो ये वायर आपका दैट एल्युमिनियम का है सेकंड,
तो अब क्या होगा देखो जरा, जब ये नीचे जाएगा तो यानी अब पहले एल्युमिनियम वायर नहीं था तो बी फोर्स को कौन बियर कर रहा था, फर्स्ट एंड थर्ड बियर कर रहा था, लेकिन अब बीच में एल्युमिनियम वायर भी आ गई, वो भी एक्सपेंड करेगा, तो उसमें फोर्स आएगा, इसका मतलब कुछ फोर्स बनेगा, कुछ फोर्स ये एल्युमिनियम वायर भी बियर करेगा। इसका मतलब P1 P3 जो पहले जब एल्युमिनियम नहीं था P1 इक्वल टू P3 कितना आ रहा था, P/2 आ रहा था, आप ऐसे लिख रहे थे P/2, लेकिन जब एल्युमिनियम आ गया सोचो ध्यान से, तो अब क्या होगा, एल्युमिनियम भी एक्सपेंड होगा, तो कुछ फोर्स एल्युमिनियम बियर करेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू P3 तो रहेगा क्योंकि मिड पे लगा है, बट ये दोनों मिला के दैट इज लेस देन P/2 से कम, इसे हम सोच सकते हैं थोड़ा, क्यों, बिकॉज कुछ फोर्स इस बार एल्युमिनियम भी ले लेगा, इसलिए P/2 से कम हो गया। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इक्वेशन आपकी ऐसे बनेगी P1 प्लस P2 प्लस P3 दैट इक्वल टू P, ऐसे इक्वेशन आएगी। अब देखो जरा Δ1 इक्वल Δ3, ये तो आना ही पड़ेगा, क्यों, P1 P3 बराबर है, डिफ्लेक्शन सेम होना पड़ेगा, और Δ1 और Δ3 बराबर है, इसलिए फोर्सफुली Δ2 को इसके बराबर जाना ही पड़ेगा, क्यों, रिजिड बार है, रिजिड बार में कैसे बन सकता है, या तो रिजिड बार ऐसे हॉरिजॉन्टल रहे, या ऐसे इंक्लाइंड हो, या ऐसे इंक्लाइंड हो। अब ये दोनों तरीके से हो नहीं सकता, क्यों, अगर ऐसे टिल्ट हुआ तो Δ1 Δ3 के बराबर आ नहीं पाएगा, और Δ1 को Δ3 के बराबर करना ही पड़ेगा आपको, क्यों, मिड पे लोड लगा है तो P1 P3 के बराबर तो रहेगा ही, अब भले P/2 से कम हो गया लेकिन P1 P3 के बराबर तो है ही, लेंथ सेम, एरिया सेम, यंग्स मॉडुलस सेम, दोनों एंड पे स्टील है, तो इसलिए ये दोनों तो बराबर रहेंगे, अब ये बराबर है तो इसको बराबर होना ही पड़ेगा, इसलिए डिफ्लेक्शन सेम, मतलब ये मेंबर हॉरिजॉन्टल रहेगा, मतलब फोर्सेज इस तरह से एडजस्ट होंगे कि आपका रिजिड बार ये आपका हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे। तो कल वो पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू में, इसको एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन तो भी कर लेंगे, ठीक है, बोलेगा इसको एक्सप्लेन करो कैसे हो रहा है, तो ये सब जो बोला है सब हमको बताना आना चाहिए, ये सब अच्छे कॉन्सेप्ट है, आगे भी ये क्वेश्चन करेंगे सब सीख जाएंगे, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि समझाओ कैसे है, तो उसको पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे आ रहा है। देख लो फिर से एक बार, तो ये रिजिड बार दिया हुआ है, इसको ये वायर सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों स्टील का वायर है। अब देखो जरा, ये रिजिड बार वेटलेस है, P फोर्स लगा है मिड पे, तो होगा क्या, पहले खाली यही फोर्स लग रहा है P, इस P फोर्स से रिजिड बार नीचे जाएगा तो वायर एक्सपेंड करेंगे, तो वायर पे एक्सपेंशन आया तो वायर पे टेंसाइल फोर्स इंड्यूस हुए, तो यहाँ मान लो P1 आ गया, यहाँ P2 आ गया, तो इक्विलिब्रियम जब बनेगा तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 इक्वल टू P, अभी दोनों के BD बना के चेक कर लेंगे आगे क्वेश्चन जब करेंगे। देन मूवमेंट C भी बैलेंस किया, कहीं बैलेंस कर सकते हो, A B C जहां मर्जी कर दो बैलेंस, समेशन MC 0, तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू L डैश इक्वल टू P2 इंटू L डैश, तो यहाँ से P1 P2 कितना आ गया, P/2, तो डेल्टा क्या होता है, PL अपॉन A, दोनों में फोर्स सेम है, दोनों का लेंथ सेम, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम, और यंग्स मॉडुलस भी सेम, इसका मतलब क्या, दैट डिफ्लेक्शन सेम, तो Δ1 इक्वल Δ2 मतलब ये बार हॉरिजॉन्टल रहेगा ऐसे, तो आगे से मिड पे लगेगा तो हम डायरेक्ट ले लिया करेंगे, सेम फोर्स आएगा, तभी तो मूवमेंट बैलेंस करोगे। अब यहाँ 10 किलोन्यूटन कह दो, यहाँ 6 कर दो तो बैलेंस ही नहीं होगा मूवमेंट। सेम इस केस में लोड मिड पे लगा है तो फोर्स तो सेम आ गया, P/2, तो L सेम, एरिया सेम, फोर्स सेम, बट यंग्स मॉडुलस अलग है, इस बार स्टील का ज्यादा होता है, इसका मतलब एल्युमिनियम में डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, एल्युमिनियम डिफ्लेक्शन ज्यादा रहेगा, इसका मतलब ये टिल्ट हो जाएगा इस तरह से, इस बार हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, टिल्ट हो गया, क्यों, मटेरियल चेंज कर दी। सेम इस केस में दोनों स्टील है बट फोर्स इस बार मिड पे नहीं लग रहा है, L1 लेस देन L2 है, L2 का वैल्यू ज्यादा है, तो मोमेंट बैलेंस करो, C पे क्या होगा, P1 इंटू L1 इक्वल टू P2 इंटू L2, और L1 कम है, इसका मतलब P1 ज्यादा आएगा, P1 ज्यादा आएगा तो PL अपॉन A, तो लेंथ, वायर का लेंथ मान लो दिया होगा L कुछ, तो फोर्स P1 ज्यादा है, तो इसलिए Δ1 मोर देन Δ2, मतलब ये भी टिल्ट हो जाएगा। सेम इस बार दो के 3 वायर कर दिया, सब देखो जरा, लोड मिड पे लगा है, यानी दोनों फर्स्ट एंड थर्ड पे, तो फोर्स सेम रहेगा। अब जब बीच में ये एल्युमिनियम ना होता तो क्या था, P1 प्लस P3 इक्वल टू P, तो डायरेक्ट लिख देते P1 इक्वल टू P3 इक्वल टू P/2, मतलब बीच में ही वायर आ गया तो कुछ वायर फोर्स एल्युमिनियम भी लेगा, क्यों, एक्सपेंड करेगा, फोर्सेस आएंगे, तो कुछ फोर्स एल्युमिनियम भी रखेगा, इसलिए P1 इक्वल टू P3 तो है बट P/2 से कुछ कम हो गया, क्यों, फोर्स तो यहाँ बराबर रखना पड़ता है, तो मूवमेंट बैलेंस करोगे, C पे 0 आएगा। देन उसके बाद अब इक्वेशन क्या हो गया, P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू P, अब देखो जरा, P1 इक्वल टू P3 है, P/2 से कुछ कम है लेकिन है तो इक्वल, इसका मतलब Δ1 Δ3 के बराबर आना पड़ेगा, और जब ये बराबर है तो Δ2 को बराबर होना ही पड़ेगा, इसलिए मेंबर हमेशा ही हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, क्यों, रिजिड बार में 3 ही कंडीशन है, या तो ऐसे बने हॉरिजॉन्टल, या ऐसे टिल्ट हो, या ऐसे, अगर ऐसे दोनों टिल्ट हुए तो Δ1 Δ3 के बराबर बचेगा ही नहीं, जो नहीं हो सकता, इसलिए फोर्सेस ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे कि आपका बार हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे। बाकी क्वेश्चन करेंगे, अभी कैलकुलेशन करेंगे, वहां दिखेगा, दिख जाएगा हाँ कैसे यूज कर रहे हैं।
तो ये पूरा वायर वाले इस तरह क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, 2 मार्क्स में भी, 10 नंबर में भी, 20 में भी। तो ये हमें पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा है कैसे। तो अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म फ्रेम में करके देखेंगे कैसे आना। तो अभी ये बिना कैलकुलेशन किए सब ऐसे कॉन्सेप्ट सीखा कैसे, कि कैसे वायर एक्सपेंड हो रहा है, कैसे फोर्सेस आ रहे हैं, कैसे बैलेंस किए। तो नोट कर लो ये सब।
रफ कर रहे हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करते हैं कैसे यूज कर रहे हैं। तो इसके दोनों क्वेश्चन करेंगे, पहले कन्वेंशनल क्वेश्चन कर रहे हैं जो पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देगा, बाकी इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो दोनों तरह क्वेश्चन करने हैं हमको, ऑब्जेक्टिव भी कन्वेंशनल भी। घर में आपको प्रैक्टिस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाने, लेकिन यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं सब देख रहे हैं। तो अभी ये फुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है, एक पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देगा। फिगर बनाओ। क्वेश्चन का लैंग्वेज लिख लो, अ रिजिड बार। अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है, फुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चन के क्लियर करेगा। अ रिजिड बार कैरी ए लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन, कैरी अ लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन which supported by 3 wires, which supported by 3 wire as shown. Determine the load carried by each wire. Determine the load carried by each wire. Neglect weight of rigid bar. Neglect weight of rigid bar. तो अभी ऑब्जेक्टिव नहीं, फुल कन्वेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन सब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा। सो अब देखो जरा एक मिनट, ES इक्वल टू EB दिया, मतलब स्टील का यंग्स मॉडल ज्यादा है ब्रास से। अब देखो जरा, लोड ये इस बार मिड पे नहीं है, मिड पे लोड तो लग नहीं रहा। तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि जो फोर्स आएगा वायर फर्स्ट स्टील फर्स्ट में, मान लो यहाँ फोर्स P1 आ गया, यहाँ P2, यहाँ P3। जब आपका इक्विलिब्रियम बना तो मान लो इतने देर फोर्स आ गया। देखो ये तो क्लियर दिख रहा है कि P1 का वैल्यू P3 से ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज ये डिस्टेंस ये A है, वो 5A डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे C पॉइंट मान लो ले लें, ये मान लो A पॉइंट है, ये B है, ये C, ये D। तो अगर यहाँ मोमेंट बैलेंस करोगे आप, दैट ऐसे सिंपल कैलकुलेशन। बाकी मान लो कि आप फोर्स मोमेंट बैलेंस कर रहे हो, आपको लगता है डाउट भी गलत हो रहा है, तो लास्ट में आंसर वो निकल के एक ही आएगा, चाहे आप कुछ भी इक्विलिब्रियम लेते रहो। तो ये क्लियर दिख रहा है कि इस तरफ फर्स्ट ये वायर, ये डिस्टेंस कम है, वो ज्यादा है, तो ये वाला फोर्स इसका वैल्यू P1 का ज्यादा आने वाला है P3 से, तो क्लियर दिख रहा है। आगे गलत मान लो होगा भी तो लास्ट में जाके मैच नहीं करेगा, तो क्लियर एक ही बनना है, सब अपने आप आगे जाके लास्ट में एडजस्ट हो जाएगा। तो P1 P3 से ज्यादा है, और इसका मतलब है कि डेल्टा PL अपॉन नहीं, तो लेंथ सेम है, एरिया सेम है, यंग्स मॉडल सेम है स्टील फर्स्ट और थर्ड का, और P1 P3 से ज्यादा है, इसका मतलब है कि Δ1 मोर देन Δ3। तो यानी Δ1 का वैल्यू Δ3 से ज्यादा आने वाला है, ये समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये मेंबर आपका टिल्ट होगा। तो जब टिल्ट होगा तो पहले आपका धीरे धीरे मूव करेगा, जब जाके लास्ट में इक्विलिब्रियम बन जाएगा तब जाके वहां बैलेंस होगा। तो जब इक्विलिब्रियम बन गया मतलब सारे फोर्स मोमेंट बैलेंस हो गए,
तो ये तो मालूम चल गया कि इक्विलिब्रियम तभी बनेगा जब टिल्ट होगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल तो रहेगा नहीं, क्योंकि डेल्टा 1 डेल्टा 3 से ज्यादा है। तो इसलिए एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, सो एट दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब मूव कैसे करेगा, पहले ये मान लो t = 0 सेकंड पे ऐसे, t = 1 पे थोड़ा टिल्ट होगा, 2 पे 3 पे मान लो t = 4 सेकंड में जाके बैलेंस होगा, जैसे एग्जांपल। तो जब इक्विलिब्रियम बन गया तो लास्ट में जाके डेल्टा 1 डेल्टा 3 से ज्यादा होगा, ये मालूम है हमको, क्योंकि P1 का वैल्यू P ज्यादा है, P1 ज्यादा है P3 से, मतलब डेल्टा 1 मोर देन डेल्टा, इसका मतलब ये मेंबर टिल्ट होगा, लास्ट में जाके आपका ऐसे टिल्ट होगा, इस तरह से बनेगा। तो ये आपका दैट 3 वायर डिफरेंट है, तो फर्स्ट में डिफलेक्शन सबसे ज्यादा, तो ये सेकंड में, फिर थर्ड में ऐसे है। तो ये मान लो इसका इनिशियल पोजीशन था, ऐसे बना था, तो फर्स्ट वायर में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन बन रहा है, तो इसको शो कर दे। तो ये जो डिफ्लेक्शन यहाँ तक डेल्टा 1 इतना, ये जो है डेल्टा 2 और ये जो है डेल्टा 3, ऐसे आया। तो ये फाइनली जब आपका एक्सपेंड करके यहाँ पे जाके इक्विलिब्रियम बना तब का कंडीशन है। तो ये फोर्स जो है कितना 50 किलोमीटर, यहाँ लग रहा है 50 किलोमीटर का फोर्स। अब देखो ये बीडी बना रहे, अलग कर दे रहे हैं। देखो जरा वायर, ये फर्स्ट वायर है, ये सेकंड, ये थर्ड। तो अगर आप वायर में फोर्स देखो तो वायर में इतना एक्सपेंशन हुआ है, तो वायर का केवल वायर का बीडी बनाओगे तो वायर में एक्सपेंशन है, मान लो ये 2 mm का, तो यहाँ पे टेंसाइल फोर्स इंड्यूस होगा, तभी तो लेंथ बढ़ाएगा PL/A से। टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस। तो वायर का इतना लेंथ बढ़ा है, मतलब वायर में टेंसाइल फोर्स इंड्यूस हुआ होगा, तो उसने लेंथ बढ़ा दिया P1। ऐसे यहाँ पे कितना P2, ऐसे यहाँ कितना P3, ऐसे फोर्स आया होगा। अब देखो इसको अलग कर दें, तो ये तो वायर में फोर्स हो गया, इसको अलग कर दें, बीडी बना है ब्लॉक का, तो ये ब्लॉक जो आपका रिजिड ब्लॉक ऐसे था, तो ये फोर्स कितना लग रहा है 50। तो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट में वायर में P1 फोर्स नीचे की तरफ, इसमें कैसा आएगा ऊपर की तरफ ऐसे P1। क्यों, विजुलाइज करो, ये रिजिड बार है, ये वायर है, तो वायर को जो आपने अलग किया तो वायर में फोर्स P1 नीचे की तरफ है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है वायर का, तो इसलिए फोर्स यहाँ रिजिड बार पर ऊपर की तरफ, एक ही पॉइंट अलग किया, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, इसलिए यहाँ P1 ऊपर की तरफ, यहाँ पे सेम ऐसे P2 ऊपर की तरफ, P3। जब कन्वेंशनल क्वेश्चन आएगा तो सब दिखाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में बच जाओगे आप, लेकिन कन्वेंशनल में सब कुछ मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर काटेगा। खैर वो देखेंगे कन्वेंशनल बैच में। तो ये पॉइंट आप कौन सा है, B, ये A है, ये C, D, तो ये क्या है, BD ऑफ रिजिड बार, FBD ऑफ रिजिड बार। तो ऐसे इक्विलिब्रियम बना, इस पर बना, तो अब लिख दे कंडीशन, पहला फोर्स क्या, समेशन Fy = 0, तो ये क्या हो जाएगा P1 + P2 + P3 दैट = 50। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऐसे आ गया। दूसरा मोमेंट बैलेंस कर दे, कहीं बैलेंस कर दो, तो मान लो बी पे कर दिया, ए पे कर दिया, समेशन M 0, तो ए पे पेन रखो, ये कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना वैल्यू हो जाएगा 50 इंटू कितना A, तो 50 इंटू A इक्वल टू कितना P2 इंटू कितना हो जाएगा, ए पे बैलेंस कर रहे हैं, P2 इंटू 2A और प्लस कितना P3 इंटू कितना 4 6 है, P3 इंटू 6 है, तो ये सेकंड इक्वेशन। या ए बैलेंस किया, पेन रखो यहाँ पे कितना 50 इंटू A इक्वल टू P2 इंटू 3 P2 इंटू 2A प्लस P3 इंटू 6 है, ये सेकंड इक्वेशन। बट 3 अननोन है P1 P2 P3, एक इक्वेशन आपको और बनाना पड़ेगा, वो कहाँ से आ जाएगा, ट्रायंगल ज्योमेट्री से। देखो जरा एक मिनट, ये डेल्टा 1 है और ये डेल्टा 3 है यहाँ तक, तो यहाँ ट्रायंगल बना दें ऐसे, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 3, ऐसे ये कितना बचेगा डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3, तो इस ट्रायंगल को अलग कर ले रहे, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 3, ये ट्रायंगल को अलग कर दे रहे, इसको अलग कर दिया ऐसे, ये कितना है डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 3, और सेम ऐसे ये कितना है डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3, ये लेंथ कितना है यहाँ से, ये है 2A और ये 4 है, तो मान लो थीटा है, तो ट्रायंगल ज्योमेट्री लगा दो, क्या हो जाएगा डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 3 डिवाइड बाई 6 है इक्वल टू डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3 डिवाइड बाई 4 है, तो ये थर्ड इक्वेशन। अब डेल्टा देखो, डेल्टा क्या होता है PL/A, तो डेल्टा 1 कैसे आएगा P1L/A, ऐसे डेल्टा 2 P2L/A, ऐसे डेल्टा 3 P3L/A, बस वो एक स्टील है एक ब्रास है, तो यहाँ पे लिख दो, तो डेल्टा 1 कितना P1L/A, यंग्स मॉडल्स किसका, स्टील का, डेल्टा 1। सेम डेल्टा 2 क्या हो जाएगा P2L सेम है, A सेम, यंग्स मॉडल्स किसका, ब्रास का, और डेल्टा 3 कितना P3 लेंथ L एरिया, यंग्स मॉडल्स कितना, स्टील का, थर्ड इक्वेशन। तो ये 3 इक्वेशन 3 अननोन, ये सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से P1 P2 P3 आ जाएगा। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है,
ऑब्जेक्टिव में बस वही जितने चार, इससे पहले एग्जाम्पल ये तो वैसे ही बनता है, तो इससे हम एप्लीकेशन समझ सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करना है आपको खुद से। देख लो फिर से एक बार, ये फोर्स लग रहा है 50 का, और कोई फोर्स तो है नहीं, इससे क्या होगा, नीचे जाएगा। और जैसे नीचे जाना स्टार्ट, अब ये तो हॉरिजॉन्टल है या टिल्ट हो, तो कैसे होगा, देखो ये ए डिस्टेंस है, ये 5 डिस्टेंस, तो क्लियर दिख रहा है P1 P3 से ज्यादा है, P1 P3 ज्यादा है, इसका मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 3 से ज्यादा आने वाला है। क्यों, PL/A दोनों स्टील है एंड पे, तो P सेम, P ज्यादा है, L सेम, एरिया सेम, यंग्स मॉडुलस सेम, P1 ज्यादा है, इसलिए डेल्टा 1 ज्यादा हो गया, मतलब ये टिल्ट होगा। इसका मतलब जब भी इक्विलिब्रियम बनेगा तभी आपका मेंबर ऐसे टिल्ट होगा। फाइनल कंडीशन जब इक्विलिब्रियम बन गया, तो यहाँ पे डेल्टा 1 है, यहाँ डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऐसे आया। तो देखो जरा वायर में, अब देखो जरा वायर का बीडी बनाओ तो वायर में एक्सपेंशन हो रहा है इतना, यानी वायर में टेंसाइल फोर्स इंड्यूस्ड हुए, इसमें P1 आ गया, ऐसे P2 P3 इस तरह से ना। देखो बीडी बना है, ये बार को अलग किया, तो P1 यहाँ पे, तो P1 यहाँ ऊपर की तरफ, यहाँ P2 यहाँ P3 इस तरह से, एक ही पॉइंट अलग किया, इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल एक्शन। क्यों, विजुलाइज करो, ये रिजिड बार है, ये वायर है, इसको अलग किया तो वायर में P1 नीचे है, इसमें P1 ऊपर की तरफ, तो ये बीडी रिजिड बार का, ये इधर वायर का, ऐसे। तो अब यहाँ इक्विलिब्रियम बन चुका है, तो बैलेंस कर दो, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू 50, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा मोमेंट समेशन में कहीं बैलेंस कर दो, ABCD जहां पे, यहाँ पे बैलेंस किया, पेन रखो, कैसे, क्लॉक वाइज 50 इंटू ए इक्वल टू P2 इंटू 2A प्लस P3 इंटू 6A, दिस वैल्यू ऐसे आ गया। देन थर्ड इक्वेशन ट्रायंगल ज्योमेट्री से देखो जरा, ये कितना है, डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 3 है, तो कितना बचा, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 3, ये कितना, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 3 डिवाइड बाई 6A इक्वल टू डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3 डिवाइड बाई 4A। अब डेल्टा 1 कितना है, P1L/A, ई किसका, स्टील का। डेल्टा 2 कितना है, P2L/A, ई किसका, ब्रास का। डेल्टा 3 किसका, PL/A, P3L/A, ई किसका, स्टील का। तो ये तीन इक्वेशन, तीन अननोन, ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करना है आपको अपने आप से। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया कैसे, फोर्स खाली 50 का फोर्स था, विजुलाइज करो, उससे क्या हुआ, नीचे की तरफ गया रिजिड बार, वायर एक्सपेंड हुआ, वायर पे टेंसाइल फोर्सेस इंड्यूस्ड हुए, जब उतने फोर्स आ गए कि वो 50 के फोर्समेंट को बैलेंस कर देगा, तब जाके इक्विलिब्रियम बन गया। तो हमने जब इक्विलिब्रियम कंडीशन बन बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम बन गया, तब जाके स्टार्ट किया, तो सबके जब इक्विलिब्रियम बन गया तब फोर्स मोमेंट की कंडीशन लगाई, वहां सॉल्व किया। तो देखो ध्यान से पूरा पार्ट नोट कर लो इसको।
रफ कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कन्वेंशनल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो गेट के स्टैंडर्ड का, मतलब गेट में ही पूछा हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप घूम फिर के ऐसे ही, तो वही क्वेश्चन कर रहे हैं। फिगर बना लो। तो ये क्वेश्चन गेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो गेट के आप अनसॉल्व खोलोगे अपने जो सॉल्व वाली बुक मिली हुई है, तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा आपको चैप्टर 2 में। तो वहाँ सारी लैंग्वेज है, तो उसके क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिखनी है, वो भी यहाँ बोल दे रहे हैं और वहाँ पे देख लोगे। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कैसे। तो ये क्या है, ये रिजिड बीम दिया हुआ है, ये इस ए पर हिंज है यहाँ पे ऐसे, तो इसको 2 स्प्रिंग सपोर्ट कर रहा है, स्प्रिंग का स्टिफनेस के दिया हुआ है, और ये √2p का लोड लग रहा है, और ये एंगल दिया हुआ है दैट 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो क्या ΔI ΔII होगा, सब रिलेशन निकालो। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल दे रहे, पढ़ ले रहे हैं, कैसे है। तो लिखा है कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है सेम, अ रिजिड बीम इज हिंज्ड एट वन एंड एंड सपोर्टेड ऑन लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग बोथ हैविंग स्टिफनेस ऑफ K एट पॉइंट 1 and 2। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ऐसे ले लिए। एंड एन इंक्लाइंड लोड एक्ट एट 2 एज शोन। पहला क्वेश्चन पार्ट पूछ रहा है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द डिफ्लेक्शन ΔI ΔII एट पॉइंट 1 and 2। मतलब दोनों में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, उसके ऑप्शन दिए हैं 4, तो उनमें से वो कैलकुलेट करना। फिर जो दूसरा क्वेश्चन पार्ट है उसमें क्या है कि P का वैल्यू दे दिया कि इफ द लोड P इक्वल्स 100 kN, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द फोर्सेस R1 and R2 इन द स्प्रिंग एट पॉइंट 1 and 2। मतलब क्या है, क्वेश्चन दिया है, ये बीम एक रिजिड बीम है, ये यहाँ पे हिंज है, ये स्प्रिंग सपोर्ट कर रहे हैं, ये √2p का लोड लग रहा है। तो बोल रहा है कि जब इक्विलिब्रियम बनेगा तो स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन आएगा ΔI ΔII, वो कैलकुलेट करो, पहला पार्ट। फिर दूसरे पार्ट में बोल रहा है कि अगर P का वैल्यू 100 kN हो जाए तो जो फोर्सेस स्प्रिंग में आएंगे उसकी कैलकुलेशन करो। तो आप दोनों को उसमें 4 ऑप्शन है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये गेट के एग्जाम में पूछा है, तो यही कर रहे हैं। तो देखो जरा सेम वही कॉन्सेप्ट, अब ये √2p लोड है तो 2 कंपोनेंट हो जाएंगे इसका, तो ये cos 45 हो गया, √2p cos 45, p cos 45 1/√2 कितना हो गया p, ऐसे ये क्या हो गया √2p sin 45, √2p sin 45 कितना हो गया p। सब देखो विजुलाइज करो, ये बीम है ऐसे रिजिड बीम, यहाँ हिंज है, यहाँ लोड लगा था ऐसे इंक्लाइंड, तो ये जो कंपोनेंट वर्टिकल वाला है इससे क्या होगा, टिल्ट होगा। अब ये वर्टिकल लोड लग रहा है और कोई फोर्स तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल में तो खाली यही पी लोड लगेगा, तो इससे क्या होगा, इसके अबाउट ऐसे टिल्ट होगा। तो जब नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगा। अब हमको मालूम है स्प्रिंग जिधर भी एक्सपेंड या कंप्रेस करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स देता है, तो स्प्रिंग कंप्रेस कहाँ हो रहा है, -y में, फोर्स कहाँ देगा, ऊपर की तरफ +y में। तो जब इतने फोर्सेस आ जाएंगे स्प्रिंग के कि वो पी के फोर्स मोमेंट को बैलेंस कर दे, तब जाके इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो कैसे विजुलाइज करो, ये यहाँ पे हिंज है, यहाँ √2p का लोड लगा, 2 कंपोनेंट आए p, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का कोई मतलब नहीं, वर्टिकल का मतलब है,
इस पी से क्या होगा, विजुलाइज करो, बीम नीचे की तरफ जाएगा, और जब स्प्रिंग में इतने फोर्सेस, सब स्प्रिंग कंप्रेस होगा। स्प्रिंग कंप्रेस कहाँ हो रहा है, माइनस वाई में, फोर्स कहाँ देगा, ऊपर की तरफ प्लस वाई में रजिस्टिंग होता है। तो जब इतने फोर्सेस स्प्रिंग में आ जाएंगे कि वो पी के फोर्स मोमेंट को बैलेंस कर दे वर्टिकल वाले को, तब जाके बैलेंस हो जाएगा, तब इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो जब इक्विलिब्रियम बन जाएगा तब कैलकुलेशन कर सकते हैं, वही लिख दे रहे हैं। सो लेट एट एंगल थीटा, सो लेट एंगल थीटा दैट इक्विलिब्रियम मेंटेन। तो मान लीजिए पिछला क्वेश्चन किया था सेम ऐसे, वहां वायर था, यहाँ पे स्प्रिंग कर दिया, एक ही बात है, जो भी मेंबर डिफ्लेक्ट हो सकता है सब स्प्रिंग की तरह से ही। तो मान लो एंगल थीटा पे जाके जाके बैलेंस हुआ, तो ये एंगल यहाँ पे हिंज है, तो यहाँ एंगल थीटा पे जैसे बैलेंस हुआ, ये थीटा है, तो ये डिफ्लेक्शन मान लो डेल्टा 1, ये डेल्टा 2। अभी डेल्टा 1 डेल्टा 2 दैट पिछला क्वेश्चन में जो था वायर था, वायर में डिफ्लेक्शन था, क्या डिफ्लेक्शन होता है, पी एल अपॉन आई। पी एल अपॉन आई क्या है, हुक्स लॉ, कितना है, बहुत स्मॉल डिफॉर्मेशन है। तो डेल्टा वायर में डिफ्लेक्शन आ रहा हो या स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या होता है, हाईली रेजिलिएंट मटेरियल। रेजिलियंस क्या होता है, इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी स्टोर्ड। सब तो सोम स्ट्रक्चर में जो भी डेल्टा पढ़ रहे हैं वो सब बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं, कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। डेल्टा 1 डेल्टा, बोर्ड में दिखाया है ऐसे, लेकिन बहुत स्मॉल, सब इलास्टिक के अंदर ही स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसे ये स्प्रिंग यहाँ पे हिंज है, ऐसे लिया, देखो जरा स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, तो ये कंप्रेस माइनस वाई में फोर्स ऊपर की तरफ दे दिया इसने, Fs1 क्या हो जाएगा, K इंटू डेल्टा 1। ऐसे इधर फोर्स आ जाएगा Fs2 क्या, K इंटू डेल्टा 2। बाकी ये P फोर्स लगी रहा है, और ये P का हॉरिजॉन्टल फोर्स है ऐसे। तो अब देखो जरा बैलेंस कर रहे हैं, ये B पॉइंट है, ये C है, ये A है, ये L लेंथ ऐसे दिया हुआ था। जब इक्विलिब्रियम बन गया तो एक ट्रायंगल ज्योमेट्री लगा दो, क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 बाई एल इक्वल टू डेल्टा 2 बाई 2L। तो ये पहला इक्वेशन ऐसे आ गया। दूसरा देखो, ए पे मूवमेंट बैलेंस कर दो, समेशन एम ए 0। अब देखो फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते, क्यों, यहाँ हिंज है, यहाँ पे वर्टिकल डिरेक्शन आएगा, तो वो तो है ही नहीं हमारे पास, कैसे सॉल्व, समेशन एफ वाई 0 नहीं लगा सकते, अननोन बढ़ जाएगा, इसलिए मूवमेंट बैलेंस कर रहा है, यहीं बैलेंस कर दो, तो इसके रिएक्शन का यूज नहीं पड़ेगा। यहाँ पेन रखो, कैसे आएगा, ये Fs1 का एंटी क्लॉकवाइज, Fs2 एंटी क्लॉकवाइज, P का कैसा क्लॉकवाइज। ये P भी मूवमेंट देगा P इंटू डेल्टा 2, बट डेल्टा 2 क्या, डेल्टा 1 डेल्टा 2 बहुत स्मॉल वैल्यूज है, तो P इंटू डेल्टा 2 मूवमेंट दैट वेरी स्मॉल, दैट पार्ट नेग्लेक्ट। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, समेशन एम ए 0 कितना, Fs1 इंटू कितना L, Fs1 इंटू L प्लस प्लस Fs2 इंटू कितना 2L इक्वल टू क्या, P इंटू 2L। ये दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन दोनों ने सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। अब ये गेट का एग्जाम पूछा है तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन 4 नंबर में पूछा था, तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब वो गेट की बुक में क्वेश्चन ढूंढना ही वाला, वहाँ लैंग्वेज होगी, पूरा सॉल्व करना है अपने आप से, दोनों आंसर निकाल लें, खुद सब कुछ बना बनाया नहीं मिलना चाहिए, खुद खुद भी करना। मेन कॉन्सेप्ट दिखा दिया, तो देखो विजुलाइज करो, ये √2p का लोड लगा था, 2 कंपोनेंट हो गए, ये यहाँ हिंज है तो इसके बाद ऐसे रोटेट करेगा, नीचे की तरफ बीम जाएगा, बीम स्प्रिंग कंप्रेस होगा, फोर्स ऊपर की तरफ देगा। तो जब इतना सफिशिएंट फोर्स आ गया स्प्रिंग का कि वो जो P वर्टिकल वाला है उसके फोर्स मोमेंट को बैलेंस कर देगा, तो वहीं इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो मान लो जब इक्विलिब्रियम बन गया एट एंगल थीटा, इक्विलिब्रियम मेंटेन, यहाँ बैलेंस हुआ, तो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2। अभी डेल्टा 1 क्या, माइनस वाई में फोर्स, अब रजिस्टिंग Fs1 प्लस वाई में, ये Fs2 ऊपर की तरफ, तो यहाँ मूवमेंट बैलेंस करो, ये पेन रखो, कितना आएगा, Fs1 इंटू एल प्लस Fs2 इंटू 2L इक्वल टू P इंटू दैट 2L। ये P इंटू डेल्टा 2 को मूवमेंट नेगलेक्ट क्यों, बिकॉज डेल्टा 2 बहुत स्मॉल वैल्यूज है, कितना आएगा, उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम नेगलेक्ट कर दी, कोई यूज नहीं इसका। दूसरा इक्वेशन ट्रायंगल ज्योमेट्री का, tan थीटा इक्वल टू डेल्टा 1 बाई एल इक्वल डेल्टा 2 बाई 2L, दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन दो अननोन, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से दैट कैलकुलेशन जो पूछा है डेल्टा 1 डेल्टा 2 सब कैलकुलेट हो जाएगा। तो फिर ये क्वेश्चन ढूंढ के वहां पे सॉल्व करना है आपको अपने आप से, नोट कर लो इसको। सो अब देखो जरा एक मिनट, ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हुआ, बड़ा टॉपिक था लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो अब करना कैसे आपको, पहले तो चैप्टर 1 चैप्टर पूरा हो गया, अब इसे पूरा को रिवाइज कर लो एक बार, फिर से आपने बंद किया और इसको पूरा अच्छे से रिवाइज कर लो, पूरा चैप्टर 1 2 दोनों एक साथ। उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाओ, तो सबसे पहले क्या करो, ES की बुकलेट उठाओ, ES के ऑब्जेक्टिव वाली, और उसके चैप्टर 1 के क्वेश्चन, चैप्टर 2 के क्वेश्चन लगाओ। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं लेकिन सब करने हैं, आप नहीं करोगे बगल वाला करेगा, वो आपसे आगे निकल जाएगा।
तो ये मत सोचो कि आप नहीं करोगे तो वो भी नहीं कर रहा है, वो करेगा, वो आपके आगे जाएगा। तो टाइम को यूटिलाइज करो। तो इसलिए अगला चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर इनके क्वेश्चन लगाने जितने मैक्सिमम आपसे लग जाए। चैप्टर 1 के सबसे पहला स्टेप ईएस के ऑब्जेक्टिव लगाओ, चैप्टर 1 के चैप्टर 2 के, वो सब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद गेट के क्वेश्चन लगाओ। जो खाली गेट का तैयारी कर रहे हैं उनको भी करना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस होती है वहाँ से। उसके भले थ्योरी वाले क्वेश्चन आप छोड़ दो, न्यूमेरिकल वाले करने हैं जो केवल गेट का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो ये सभी कर रहे हैं तो उसको पहले ईएस के ऑब्जेक्टिव लगाए सारे, और गेट वाले को भी लगाने हैं। पहले ईएस के ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर 1 2 के बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, 100-150 क्वेश्चन से ज़्यादा है। देन उसके बाद दोनों मिला के, देन उसके बाद गेट के क्वेश्चन लगाओ। देन थर्ड उसके बाद बुकलेट के क्वेश्चन। बुकलेट के जो अच्छे क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, लेकिन तब भी अटेम्प्ट करने हैं आपको। और उसके सोल्यूशन हम दे भी देंगे पीडीएफ में, तो आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई तो वहाँ चेक कर लिया, या तो हम यही सब अटेम्प्ट कर लेंगे, तो वो करेंगे। लेकिन पहला स्टेप आपको करना है, आपकी मेहनत करनी है। सबसे पहला कुछ स्टेप ईएस के ऑब्जेक्टिव लगाए सारे, देन उसके बाद गेट के ऑब्जेक्टिव, देन उसके बाद बुकलेट पे गए। बुकलेट में जानबूझ के थोड़े क्वेश्चन टफ रखे हैं, उतना स्टैंडर्ड के नहीं आते, उससे कम स्टैंडर्ड रखता है, लेकिन तब भी अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम वाले बहुत ईजी लगे। तो जैसा बोला है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना, सारे नोट्स बनाए प्रॉपर, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन लगा कंप्लीट किए। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।